जय श्री राम। पंकज जी जय श्री राम। सौम्या जी हर हर महादेव। प्रणव जी जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। आज दो तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है और सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हमें समझने हैं, थोड़ा बैकग्राउंड। G20 के इवेंट्स चल रहे हैं, अगर आपको पता हो, साउथ अफ्रीका में। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस का डेलीगेशन, मार्को रूबियो खुद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो नहीं है। हसमुख जी जय जय जिनेन्द्र। मार्को रूबियो नहीं है और कोई भी बड़े ऑफिशियल्स वहाँ पे यूएस की टीम से प्रेजेंट नहीं है। और रीज़न ये दिया गया है कि साउथ अफ्रीका के साथ जो रीसेंट तनातनी चल रही है उसके चलते एब्सेंस है, ये बताया जा रहा है। पर एक्चुअल रीज़न जो अगर आप मैक्रो व्यू लें तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ओवरऑल। जो हमें यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से पता था कि यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना, ये ग्रुपिंग बन चुका है। एटलीस्ट मल्टीपोलैरिटी जब तक सेट नहीं हो जाती तब तक ये ग्रुपिंग में कोऑपरेशन चलेगा मल्टीपोलैरिटी को सेट करने के लिए। अब मल्टीपोलैरिटी को सेट करना है तो यूनिपोलैरिटी को ध्वस्त करना है। अगर यूनिपोलैरिटी को ध्वस्त करना है तो वो सब करना पड़ेगा जो दिखने में ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब यूएस और भारत के बीच, यूएस और चाइना के बीच, यूएस और रशिया के बीच, क्योंकि अब यूक्रेन का ऑलमोस्ट क्लोजर की डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब उनको ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि वो एक क्लैश चल रहा है, तो उनका क्लोज होने वाला है। लेकिन अब क्योंकि भारत और चाइना की बारी है, पीओजेके और ताइवान, तो बिल्कुल जैसे जो रशिया के साथ हुआ उसके जैसा डीकपलिंग या ट्रेड वॉर अब भारत और चाइना के साथ शुरू होगा। और यही प्रोसेस है मल्टीपोलैरिटी तक पहुंचने का। तो मल्टीपोलैरिटी पे आप तभी पहुंच सकते हो जब ट्रेड वॉर से यूनिपोलैरिटी को खत्म करोगे। तो किस प्रकार के ट्रेड वॉर की बात हो रही है? ये उस प्रकार के ट्रेड वॉर की बात हो रही है जहां पे चाइना को जिस सेक्टर्स में स्ट्रांग बनाया गया उसके वो सेक्टर्स लूज करने के हैं, भारत को जिस सेक्टर्स में स्ट्रांग बनाया गया उसके वो सेक्टर्स लूज करने हैं। और फिर भारत और चाइना खुद तय करेंगे कि उनको कौन से सेक्टर में अब स्ट्रांग होना है। जो डिस्कशन हमारे इतने टाइम से, 3 साल से जो मैं बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस और स्पेस, ये वाले सेक्टर्स अब ऊपर जाएंगे और सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा हिट लगेगा। बिल्कुल वैसे चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड किया गया था तो उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हिट लगेगा, बाकी के सेक्टर्स ऊपर आएंगे। समझ रहे हो? तो बाकी के वर्ल्ड के पावर्स ने अमेरिका के प्लान में अपने आप को जो फिट किया पिछले 30-50 साल में, उसका रिवर्सल करना है। तो जो सेक्टर्स स्ट्रांग बनाए गए आर्टिफिशियली वो नीचे जाएंगे और जो सेक्टर्स को तबाह किए गए वो ऊपर जाएंगे। समझ रहे हो? तो रशिया के साथ ट्रेड वॉर हुआ, यूएस का, यूक्रेन कंप्लीट किया गया, ट्रेड वॉर क्लोज, अमेरिका की कंपनीज वापस आएंगी रशिया में, बिजनेस एज यूजुअल। रशिया के टर्म्स पे मल्टीपोलैरिटी सेट होगी। बिल्कुल वैसे चाइना की बारी आएगी, चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू होगा, ताइवान कंप्लीट होगा, फिर चाइना के टर्म्स पे मल्टीपोलैरिटी सेट होगी। बिल्कुल वैसे भारत के साथ ट्रेड वॉर होगा, पीओजे के कंप्लीट होगा और फिर
वापस रिलेशन सेट होंगे मल्टीपोलैरिटी की ओर। तो दिस इज द प्रोसेस, स्क्रिप्ट ऐसे ही चलेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें जो आर्टिफिशियली खड़े गए किए गए थे 50 साल में जो सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को हिट लगेगा, और जो जिन सेक्टर्स को बर्बाद किया गया था वो सेक्टर्स नेचुरली अब ऊपर आएंगे। ठीक, तो G20 में एब्सेंस, अमेरिका का एब्सेंस बड़े लेवल पे क्या दर्शाता है? G20 में बड़े लेवल का अमेरिका का एब्सेंस दर्शाता है कि अपने एलाइज को वो छोड़ चुके हैं। अब रशिया, इंडिया, चाइना एजेंडा सेट करेंगे मल्टीलैटरल बॉडीज में, और जब तक मल्टीलैटरल बॉडीज एक्चुअल मल्टीपोलैरिटी को अपना नहीं लेती, तब तक यूएस उसमें कोई सपोर्ट नहीं दिखाएगा। मतलब चाहे आपका यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, IMF, G20, इन सब में से यूनाइटेड स्टेट्स दिखाएगा कि वो थोड़ा विड्रॉ कर चुका है। लेट रशिया, चाइना एंड इंडिया रन द शो। तो अपने एलाइज को बताया जा रहा है कि तुम इनकी बातें फॉलो करना थोड़ा थोड़ा शुरू करो, तो हम मल्टीपोलैरिटी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। तो कोई मान नहीं रहा था ये बात जब मैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जब मैं बताया करता था कि ये डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट चल रही है। तो जो भी आर्टिफिशियल हॉटस्पॉट्स खड़े किए गए, यूक्रेन, पीओजे के, ताइवान और इजराइल, ईरान, ये चारों हॉटस्पॉट्स अब रिवर्स होंगे क्योंकि अब डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक, तो लोगों को सरप्राइज अब लग रहा है, मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को। अगर आप हेडलाइंस पढ़े यूरोप की और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की, हर जगह तो लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डंप कर दिया एलाइज को, नाटो में अब पैसे देने से मना कर रहे हैं, ईयू को बोल रहे हैं तुम्हें जो करना है कर लो तुम्हारे हिसाब से। जेलेंस्की को बताया जा रहा है कि तुमने शुरू किया था रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, रशिया ने नहीं, तुमने शुरू किया था। तो पहले से तय था इसका आउटकम कि आधा रशिया को जाना है, आधा यूएस की कंपनीज को जाएगा, और जो कीव को पॉलिटिकली कंट्रोल करने को मिलेगा भी जो पोर्शन, उसका खर्चा भी सिक्योरिटी का यूरोप उठाएगा, यूएस नहीं उठाएगा। तो पहले से तय था यही आउटकम आना है। ठीक, सो दिस इज वेयर इट इज हेडिंग। और आपको पता ही है कि बिल्कुल वैसे जैसे भारत में दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जो हमारी नेशनल कैपिटल है, तो बताया जा रहा है कि जिसको एक तरह से आप गुप्ता रिजीम बोल सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 5 साल में दिल्ली आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उतना चेंज हो चुका होगा। ओके, ये साफ बहुत क्लियर है ये। तो पूरा एक डी रेडिकलाइजेशन का वेव चलेगा दिल्ली के अंदर। जितने भी इलीगल्स, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी जो भी घुसाए हैं आम आदमी पार्टी ने, उन सब का जो है चेंज आने वाला है। और जो हमें पता है कि जिस प्रकार से अब मेयर का जो इलेक्शन होगा दिल्ली में जब भी, तो क्या होने वाला है सबको पता है, चेंज ऑफ लीडरशिप में। बिल्कुल वैसे पैरेलल वॉशिंगटन में भी वही बात हो रही है। अगर आप वॉशिंगटन के जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अगर आप स्पीकर्स की बातें सुनोगे, तो वो कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्डन एज, बार बार बोल रहे हैं गोल्डन एज, गोल्ड की बात हो रही है बार बार। फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है या नहीं है, ऑडिट करना चाहिए, इलॉन मस्क बोल रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए। तो धीरे धीरे सभी को अब समझ आ रहा है कि गोल्ड इज व्हाट द रियल करेंसी इज, सनातन करेंसी। बाकी सब तो पेपर है, क्रेडिट छापा गया। सो वहां पे भी यही बात चल रही है कि वॉशिंगटन का कंट्रोल एक अलग स्टेट ना होके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा दिल्ली है जो एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है। ऐसी कुछ चर्चा वॉशिंगटन में अब शुरू हो चुकी है। ट्रंप की साइड से बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन अलग स्टेट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उनकी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। तो दोनों तरह से एक पैरेलल आपको दिखाई देता है कि वहां भी जजेस चेंज हो रहे हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस काटे जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे इस तरह भी यहाँ पर भी आपको देखे जाएंगे थोड़े थोड़े चेंजेस ब्यूरोक्रेसी में होते हुए। यहाँ पर भी बिगिन होगा थोड़े टाइम में। तो अगर आपने जिसने भी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी हो दिल्ली की, तो उसमें जो एम्बलम दिखाया गया, उसमें जो शेर बताए गए हैं, वो और जो हमारा पुराना एम्बलम था जिसमें एकदम बच्चे जैसे शेर बताए गए रोते हुए, वो आपको डिफरेंस अब सिंबोलिज्म में भी दिखता है। जब 21 से ज्यादा स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एक पार्टी के पास होते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग होता है। और आगे इसके बावजूद के 240 सीट्स है, इसके बावजूद जो स्टेट लेवल लीडरशिप का स्ट्रेंथ है, उसका बेनिफिट जो मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी की ये विजनरी लीडरशिप में भले ही 2024 के इलेक्शन के बाद चेंजेस का सीक्वेंस चेंज हो चुका हो, रिफॉर्म्स का, लेकिन स्ट्रेंथ में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। तो यू हैव टू सी टू इट कि ये गवर्नमेंट में इनका जो पूरा ट्रेडिशन रहा कि ऐसे लीडर्स को पिक करके लाना है जो लेस नोन हो, जिनको जानता नहीं है कोई, मतलब सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी ना होके, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रेजेंस और वर्क दिखाई देता है। तो रेखा गुप्ता जी को उस प्रकार से सिलेक्ट किया गया और डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं परवेश जी, क्योंकि बहुत बड़ी विकेट उन्होंने गिराई है अरविंद जी की। सो दैट इज द चेंज वी आर सीइंग। अब आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो डिसीजंस लेंगे, उन डिसीजंस के चलते धीरे धीरे मल्टीपोलैरिटी सेट होती दिखाई देगी। मतलब आज अगर उनको यूएस डॉलर को डीवैल्यू करना है तो उसमें उनको चाइना का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि अगर युआन एज अ करेंसी नीचे रखा गया एक्सपोर्ट्स मॉडल चलाने के लिए, तो फिर डॉलर डीवैल्यू होना मुश्किल होएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है सिवाय इसके कि रशिया, भारत और चाइना के साथ कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन एटलीस्ट मल्टीपोलैरिटी सेट करने के लिए। लेकिन पुराने जो सेक्टर्स आर्टिफिशियली खड़े किए गए थे वो तो ध्वस्त होंगे, और वो दिखाई देगा वो इफेक्ट ध्वस्त होता हुआ। अब हम ट्वीट्स डिस्कस करें उससे पहले, क्योंकि बार बार भूटान पे क्वेश्चन आ रहा है, तो भूटान का ऑलरेडी मैं दे चुका था प्रेडिक्शन। भूटान और पीओजेके पर मैंने ऑलरेडी जनवरी में ट्वीट कर दी थी कि देखिए अखंड भारत का वहां म्यूरल लगा है नई पार्लियामेंट में, तब भी बताया था मैंने कि थर्ड टर्म में चेंज होने वाला है मैप। कौन सी साइड होगा, कितना होगा वो दिखेगा, लेकिन थर्ड टर्म में मैप चेंज होने वाला है। अब भूटान का इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक हम जानते हैं कि भाई एक वोट उसका काउंट होता है यूनाइटेड नेशंस में, अगर वो अलग कंट्री रहता है स्टेटस। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि भाई यूएनएससी की सीट हमें चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं वीटो पावर के साथ। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है भूटान के इंडिविजुअल वोट की। तो आज अगर भूटान सामने से प्रपोजल लेके आता है कि हमें भारत से जुड़ना है, तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता भारत को मना करने का इस प्रपोजल को। तो भूटान और पीओजे के जब भी एक्सीड करेंगे, भारत को ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियस है कि कुछ सालों तक एक अलग स्टेटस रहेगा दोनों टेरिटरी का। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ऐसे होता ही है जब भी पॉलिटिकली टेरिटरी नई ज्वाइन होती है कंट्रीज के साथ, तो कुछ सालों तक एक अलग स्पेशल स्टेटस रहता है उस रीजन का। दूसरा हमें ये समझना है कि ये तभी क्लियर पता लग गया था जब प्रधानमंत्री जी भूटान गए थे इलेक्शन के टाइम 2024 के। तब जब वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने जो सॉन्ग्स रखे गए, उसमें 3-4 सॉन्ग्स थे, उसमें से एक ही सॉन्ग के शब्द को बदला गया। वो एक गुजराती सॉन्ग था और वो बदले गए शब्द का मतलब ये था कि हम राजी हैं भारत के राज में रहने को। वो शब्दों को जो बदला गया उसका अर्थ ये था, और प्रधानमंत्री जी हंस पड़े
तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में कुछ चल रहा है। जब भी अनाउंस होगा, हमको कोई प्रधानमंत्री के आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी अनाउंसमेंट होगी, सही वक्त होगा तो ये हो ही जाएगा। तो समझना हमें ये है कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि क्या इंटरनल डिस्कशंस चल रहे होंगे। और कोई स्वाभाविक सा बात है कि भाई वहां पे चाइनीज प्रेशर उनके ऊपर आ रहा होगा ऊपर की टेरिटरी से। तो जहां जहां चाइनीज प्रेशर काम किया है हमारे रीजन में, वो हर जगह हमने देखा है कि भारत को फायदा ही हुआ है। चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, या भूटान। धीरे धीरे ये दिखाई पड़ रहा है कि लॉन्ग टर्म जो भारतीय डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी है उसमें फायदा ही है, भले शॉर्ट टर्म आपको दिखाई दे के कुछ नुकसान हो गया। तो चाइना का जितना प्रेशर वहां उन्होंने झेला है अलग अलग लीडर्स ने, चाहे भूटान के हो, बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, वो एक्चुअली एंड में हमारे पॉजिटिव आउटकम में ही आया है। क्योंकि सबको जब खराब एक्सपीरियंस हो जाता है तो समझ आ जाती है कि क्या हुआ। सो मेक्स लॉट ऑफ सेंस अगर भूटान ज्वाइन करता है। उन्होंने आज जो तोपगे हैं उन्होंने साफ, आज जो पूरा वो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ बताया, उन्होंने बड़े भाई करके बोला प्रधानमंत्री जी को। और यही चीज जो नई पार्लियामेंट बनी थी, तो उन्होंने नई पार्लियामेंट में वो जगह रखी नहीं है जहां पे फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स आके उद्बोधन कर पाए। तो जो पुरानी पार्लियामेंट में अलग से जगह थी, क्योंकि यहाँ पे सोच ये है कि अखंड भारत में जब छोटे छोटे भाई हमारे आसपास के देश वाले जब पार्लियामेंट में आएंगे तो वहीं बैठेंगे जहां सब हमारे एमपीज बैठते हैं और वहीं से उद्बोधन करेंगे। तो वो जो लास्ट पुरानी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल अलग से हुआ करता था, वो नई वाली में नहीं है। तो जब भी नेपाल या भूटान, आगे मैं 50-100 वर्ष की बात कर रहा हूँ, जब भी नेपाल भूटान, जिसको हम एक अखंड भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के भाग में देखते हैं, जब भी वो आएंगे और उद्बोधन करेंगे तो बाकी के एमपीज के साथ बैठेंगे, उठेंगे, वहीं पे बोलेंगे। बहुत साफ एक रोल आपका दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना डिफेंस बजट काटते जाएंगे, ऑलरेडी आ चुका है उन्होंने, मैंने 25% बोला था टोटल कट, ये लोग बोल रहे हैं 8% पर ईयर फॉर 5 years। 8 5 40% काटने को बोल रहे हैं डिफेंस का बजट। मतलब उतना यूएस का ग्लोबल पुलिसिंग का रोल गया, गॉन। जो लोग बोल रहे हैं ना कि डी डॉलराइजेशन नहीं हुआ, उनको जरा जाके पूछो कि इतना बड़ा ग्लोबल पुलिसिंग का रोल कैसे गायब हो रहा है कि 40% डिफेंस बजट काटना पड़ रहा है। पूछो, अगर नहीं हो रहा है डी डॉलराइजेशन तो गोल्ड की बात क्यों हो रही है, यूएस के डेट की बात क्यों हो रही है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है जब इकोनॉमिक्स, तो फिर भी मुंह खोलते हैं जियोपॉलिटिक्स पे और फिर कार्टून बनते हैं। तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि आगे जाते हुए यूएस के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कटने वाले हैं। इतने मिलिट्री बेसिस वो अब फंड नहीं कर सकते। अपने एलाइज को वो बता देंगे कि भाई तुमको जो करना है, तुमको जो ठीक लगे करो, वी आर मूविंग इन आवर डायरेक्शन। ये ही होने वाला है। चाहे ईयू कितना भी नाच ले, नाटो वाले कितने भी आवाज कर ले कि हम तो आर्मी अलग बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यूएस को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सब चीजों में। वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, यूएस सब बता के हमने कहां कहां कितना साबोटाज किया है, यूएसएआईडी के फंडिंग करके हमने कितनी कंट्रीज में बदमाशियां करी है, अब वो खुद बता रहा है। और वो खुद इसलिए बता रहा है क्योंकि तब तक तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इतने टाइम से इतनी कंट्रीज चिल्ला रही थी कि आप हमारे में इंटरनल दखल कर रहे हो, तो कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। आज जब डी डॉलराइजेशन के चलते बोलना पड़ रहा है उनको खुद कि अब हम ये बदमाशियां नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, वी जस्ट डोंट हैव मनी, मेरे को पैसा दो, दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग। जापान से पैसे लिए, सऊदी अरेबिया से लिए, बाकी के पार्टनर्स से भी मांग रहे हैं पैसे, वो मांग रहे हैं। अभी तक देश वहां जाके मांगते थे। अगर आपने देखा हो प्रधानमंत्री जी की, अगर आपने विजिट्स देखी हो आज तक की जितनी भी हुई अमेरिका में, वो सारी विजिट्स में प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टमेंट पिच करते थे कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये वाली विजिट में कोई इन्वेस्टमेंट पिच नहीं हुआ है।
कि हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए। थोड़ा रोल बैक करके देखो, शी जिनपिंग जब लास्ट जाके आए, उन्होंने भी सारे बिजनेस लीडर्स जो इकट्ठा हुए थे उनको सुनने के लिए, एक बार तक शी जिनपिंग ने ये नहीं बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोनों विजिट आप कंपेयर करके देख लो, दोनों में से एक भी लीडर ने एक बार तक बिजनेसेस को ये नहीं बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प सामने से मांग रहे हैं पैसे। सो समझ लो कि हालत टाइट हो रखी है इनकी, क्योंकि जितने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये काटते जाएंगे उतना उतना यूएस जीडीपी नीचे नीचे जाता जाएगा, और फिर जाके ये सबको बताएंगे कि जीडीपी का फॉर्मूला ही रॉन्ग था, हमने जबरदस्ती आप सबके ऊपर इम्पोज करके रखा हुआ था। ये खुद वो बोलेंगे, क्योंकि आज तक तो बाकी देश चिल्लाते रहे, वो कभी माने नहीं ये बात, लेकिन आज जब वो झेलने को बारी आ रही है उनकी खुद की, अब वो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये बदमाशी हमने करी थी। लेट्स गो फॉर स्क्रीन शेयर। share screen, entire screen. All right, चलो। जया बच्चन बोल रहे हैं बेचारे के इंडस्ट्री खत्म हो गई, देखो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। तो इनको बता दें कि भाई आप लोग खुद जो जिहादी कंटेंट बना बना के खुद बर्बाद हुए हो। आपने जो सारे अरेबिक शब्द जो डाले लिरिक्स में, राइट, आपने जो पूरी स्क्रिप्ट खराब करी है भारत की, और स्क्रीन पे जो दिखा के जो जो गंद फैलाया है, ओके, पूरा जिहादी तत्व दिखा दिखा के, लव जिहाद वाले सारे खान्स को आपने वहां पे हिंदू हीरोइंस के साथ करके जो जो बदमाशियां करी है आपने, उसका आप परिणाम झेल रहे हो, इसलिए इंडस्ट्री बर्बाद हो रखी है। तो गवर्नमेंट को आप ब्लेम ना करें, आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप बर्बाद हो रखे, और आपका पब्लिक बिहेवियर भी सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस का ऐसा ही रहा। हिंदुओं के साथ हमेशा हमको गाली दी गई, जिसने आपको स्टार्स बनाया उन सब हिंदुओं को आपने गालियां दी है, तो इसीलिए आप झेल रहे हो जो झेल रहे हो। अब रोने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। निर्मला जी ने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमने तो टैक्स काटा ही है, हमने बढ़ाया कहाँ है। तो रोने की बात ही नहीं, आप खुद सुधर जाओ तो कुछ सॉल्व होगा आपका प्रॉब्लम। अब ये मैंने इलेक्शन रिजल्ट आते ही आन्विक शिकी पे उसी दिन सात्विक के चैनल पे बता दिया था कि जितने फेडरल गवर्नमेंट में से, अमेरिका की गवर्नमेंट में से ले ऑफ होने वाले हैं, उन सबको प्राइवेट सेक्टर में अकोमोडेट किया जाएगा, एनआरआईज को जॉब में से निकाल के। अब प्रश्न ये है कि बहुत ही बेवकूफाना ये आइडिया है ये करना। क्यों? क्योंकि एनआरआईज के स्किल के साथ और हार्ड वर्क के साथ कोई वाइट मैच ही नहीं कर सकता। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में एनआरआई को निकाल के अगर आपको लगता है कि किसी वाइट को आपने बिठा दिया और वो उस प्रकार का आउटपुट दे पाएगा, तो मतलब बहुत ही बचकाना आइडिया है ये, लेकिन ये लोग करने वाले हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आइडिया बहुत ही बेवकूफाना है, बट वो करने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शन मैंने उसी दिन दे दिया था, और इलॉन मस्क आज सुबह ही ये बोल चुका कि जितने गवर्नमेंट जॉब में से निकाले जाएंगे उन सबको हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब मेहनत करने वाले काम प्राइवेट सेक्टर में ले लेने चाहिए, तब जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। यहाँ पे लिखा नहीं गया कि एनआरआई को निकालने वाले, वो दिखेगा। जो मैंने बताया है 6 मंथ्स, उसी दिन बता दिया था 6 मंथ्स में एनआरआई खुद बोलेंगे कि हमको निकाला गया जॉब में से, राइट। आपको इंस्टेंसेस दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे बने हुए, डालेंगे वो वीडियो बना के कि मेरे को निकाला गया जॉब में से, ठीक है। तो ये मैंने उसी दिन बता दिया था। आज इलॉन मस्क लिख रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढो जो निकाले गए हो। ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी जनरल है पाम बॉन्डी, ये कह रही हैं कि भले ही वीजा लेके आए हो अमेरिका में पढ़ने के लिए, तुम सबको निकाला जाना चाहिए। बताया जा रहा है
who are threatening our American students. अब मुझे ये बताएं कि कौन सा भारतीय बच्चा जो स्टूडेंट वीजा लेके जाता है अमेरिकन स्टूडेंट को थ्रेटन करता है? ऐसा कोई आपको लगता है ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा भी? तो किन लोगों ने अमेरिकन स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया है? अमेरिकन को तो नहीं किया है, बता दूं मैं, जो भी लास्ट 2-3 साल में उनके कैंपसेस में हादसे हुए उसमें मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स ही मारे गए हैं। पर उसके अलावा जितनी भी झड़पें हुई या प्रोटेस्ट हुई उन सब में अमेरिकी बच्चे इन्वॉल्व थे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, और वो ज्यूइश बच्चों के साथ लड़ाई करते थे। ओके, तो ये कौन से बच्चों की मैडम यहाँ पे बात कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय बच्चे स्टूडेंट वीजा लेके जाके मेहनत ही करने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे क्लैश करने जाते हैं। तो अब जिनकी भी ये मैडम बात कर रही है, लेट्स पुट दैट असाइड। पर देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो बोल रही है कि वीजा लेके आए हुए हैं तो भी निकाल दो। तो ये इलीगल्स आए हुए लोग नहीं है बच्चे, ये ऑफिशियल वीजा पे पढ़ाई करने आए हुए बच्चे हैं जिनको बोला जा रहा है कि भले तुम वीजा लेके आए हो तुमको जाना होगा। समझ रहे हो? फुल ऑन रेसिज्म की बात हो रही है। और जहां तक इस आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है कि देखो हमारे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो भारतीय बच्चे नहीं थे। जो पैलेस्टाइन की सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आप ही के वाइट जो वोक हो चुके बच्चे थे वो थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद भी जिनका मेल्टडाउन हो रखा है, क्योंकि वो वोक बच्चे हैं, वो आपके खुद के हैं वाइट बच्चे। ओके, भारतीय बच्चे नहीं है वो। तो देखते हैं किसको निकालने की बात हो रही है इधर, बट दिख तो रहा है कि क्या चल रहा है इधर। अब काश पटेल जी आए हैं हमारे, अप्रूव हो चुके हैं एफबीआई की पोजीशन में। तो मैंने यहाँ पे ट्वीट डाला है, मे यू बी सेफ वाइल डूइंग व्हाट यू विल। तो बड़े चालाक हैं इलान और ट्रंप भाई साहब हमारे, बकरा बनाने में बहुत माहिर हैं। और कुछ लोग होते भी हैं जो सामने से बकरा बनना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं वही कैरेक्टर जो मैं लड़ लूंगा टाइप्स। तो फिर ये भी है ना कि जब आपको एक लाइन दी जाती है कि भाई इस रूट पे आपको चलने का है, अब आप उस रूट से थोड़ा भी आप डेविएट करोगे तो लाइफ का रिस्क तो रहेगा। लेकिन आप तो ओपनली बोलते हो कि मैं ऐसी ऐसी चीजें करूंगा, तो फिर ठीक है, रिस्क ले रहे हो तो ले रहे हो, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा हुआ विवेक को निकाल दिया टाइम पे, एटलीस्ट ही इज सेफ। इनका पता नहीं। चलो, हाँ, ये यहाँ पे बार बार बात हो रही थी कि भाई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बताने में इतनी देरी क्यों की जाती है। तो समझना हमें ये है कि जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो लायक होते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जो सच में हाई मेरिट रखते हैं पोजीशंस के लिए। तो जब अगर आप एडवांस में बता दोगे कैंडिडेट, तो हो सकता है लोग, कुछ फॉलोअर्स वोटर्स नाराज हो जाएं अगर उनके प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट नहीं होता है। इसीलिए देरी की जाती है कैंडिडेट बताने में। तो यही इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में अगर सीएम कैंडिडेट बता दिए होते तो शायद ये रिजल्ट ना आता, क्योंकि बहुत सारी मीडिया कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियली बैकअप करती हैं कैंडिडेट्स को, चाहे कारण कोई भी हो। तो अगर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये सारी मीडिया बीजेपी के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देंगी। तो इसके लिए जो सही है कि लीडरशिप ऑलरेडी तय करके बैठे होते हैं कैंडिडेट, लेकिन बताते नहीं। क्योंकि ये कांग्रेस के जमाने में ये होता था कि मीडिया वाले तय करते थे कि कौन मिनिस्टर बनेगा गवर्नमेंट में, क्या कौन सी पोजीशन लेगा, उसके लिए पैसे का भी ये सब बंदोबस्त होता था।
मीडिया के बड़े बड़े चेहरे इसमें इन्वॉल्व रहते थे, उनको पहले पता चल जाता था क्योंकि वही फिक्स करवाए होते थे। लेकिन बीजेपी ऐसे ऑपरेट नहीं करती है। तो चाहे मुझे जो जितना समझ में आ रहा है, अगर बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स या बड़ी लीगेसी मीडिया के हैंडल्स किसी लीडर को प्रमोट करते हुए दिखे जाएं, तो वो एक्चुअली वो लीडर को डैमेज कर रहे हैं। वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, वो एक्चुअली डैमेज करना चाह रहे हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली सपोर्ट नहीं हो रहा है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को डैमेज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा है, बट किया जा रहा है। तो अगर मुझे समझ में आता है कि किसी का सोशल मीडिया सपोर्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, तो ऑब्वियस है कि बीजेपी के बड़े लीडर्स को तो साफ दिख रहा होगा। अगर मुझे दिखता है तो उनको क्यों नहीं दिखता होगा। तो जब भी आप बड़े लीगेसी मीडिया या सोशल मीडिया के प्रमोशन में किसी लीडर को सजेस्ट करते हुए पोस्ट देखोगे कि इसको बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, और फिर बहुत सारे लोग नीचे सपोर्ट में आ जाते हैं कि बनाना चाहिए, वो एक्चुअली उन लीडर्स को डैमेज करते हैं, उनकी पोजीशन और खराब करते हैं सपोर्ट करने की बजाय। उसका आउटकम अलग आता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अब उस लीडर को नहीं सिलेक्ट किया तो आपके वोट कटेंगे। इसका साफ मतलब ये होता है। मतलब बीजेपी को आप बीजेपी के बाहर रहते हुए बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी स्ट्रांग पार्टी जो होता है, जिसका स्ट्रक्चरल सोवेनिटी में जो मानते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी में जो मानते हैं, वैसी कोई भी पार्टी ऐसा आर्टिफिशियल एक्सटर्नल प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जिनके विजन ही नहीं है कि भाई टॉप लीडर्स के हमारा क्या विजन है, तो उनको नहीं समझ में आएंगे ये डिसीजंस। लेकिन इतना तय है कि अगर आर्टिफिशियली प्रमोट किया जा रहा है तो वो सबको दिखता है। मुझे दिखता है तो सबको दिखता है कि भाई उस लीडर को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। अब ये सोनू करके हैंडल है जो बता रहे हैं 2 ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जॉब में से निकाला गया है यूएस में, 25 साल से वर्क कर रहे थे। मैंने बताया ही था कि अमेरिका को इलीगल और अनस्किल्ड से प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको प्रॉब्लम जो पैसे वाले लीगल स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे, और पर्टिकुलरली जो इंडिया से आए उन्हीं से प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बार बार बोलते रहते हैं कि भाई हमारी हाईएस्ट इनकम है अमेरिका में। अब ये जो मैंने दिसंबर 3 को प्रेडिक्शन दे दिया था कि ट्रम्प केस बना रहे हैं, जो टैरिफ का थ्रेट दे रहे हैं ना ब्रिक्स प्लस को, कनाडा को, मेक्सिको को, हर जगह, वो एक्चुअली केस बना रहे हैं रशिया पर से सैंक्शन हटाने को और आधा यूक्रेन का टेरिटरी गिफ्ट करने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने काम, जो भी स्क्रिप्ट राइटर था डी डॉलराइजेशन का, वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ये बात फैला दी है दुनिया में कि रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले गए, इसीलिए डी डॉलराइजेशन शुरू हुआ है। तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है अब। जो जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो सबको बेवकूफ बनाना चाहता था, उसने सबको बेवकूफ बना लिया है अब। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब सैंक्शन लिफ्ट करने की कोशिश में है, इसलिए टैरिफ की थ्रेट दे रहे हैं। तो 3 दिसंबर का मेरा प्रेडिक्शन था 2024 का। 20 तारीख फरवरी, मतलब कल, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो जॉर्ज सोरोस के पर्सन माने जाते हैं, वो साफ बता रहे हैं कि सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे रशिया से। साफ बता रहे हैं। और आधा पोर्शन भी जाएगा यूक्रेन का रशिया को। बहुत साफ था, पहले से पता था यही होना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, ये कोमैक्स की डिलीवरी की नोटिस का पीरियड है, और हाईएस्ट जो दिखाया जा रहा है वो फरवरी 2025, दिस मंथ 200 टन के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फरवरी 2025 की नोटिस की बात हो रही है कॉमैक्स से गोल्ड की डिलीवरी की। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका साफ मतलब ये होता है कि यूएस यूके को बोल रहा है कि ब्रिक्स को सरेंडर कर दो चुपचाप, हम जो बोल रहे हैं वो करो। यूके को बोल रहे हैं कि तुम्हारा रोल खत्म है अब।
ब्रिक्स प्लस जो बोल रहा है वो करो। तो यही कॉमेक्स की डिलीवरीज गोल्ड की ओवर द काउंटर हो सकती थी, लेकिन जानबूझ के यूएस कॉमेक्स की डिलीवरी करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको, मतलब बेसिकली यूके को नंगा किया जा रहा है, उसको पब्लिक के सामने बताया जा रहा है, पब्लिक में, कि तुम्हारा रोल खत्म है दुनिया में, जानबूझ के। क्योंकि यही ट्रांजैक्शंस ओवर द काउंटर हो सकते थे, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जानबूझ के कॉमेक्स की डिलीवरीज ली जा रही है। यूके को बताया जा रहा है कि तुम एक छोटे से ये शीशोर हो, तुम्हारा खत्म है जो भी था, चुपचाप ब्रिक्स प्लस को सरेंडर कर दो तुम। इसका साफ मतलब ये होता है, ये जो डिलीवरीज का जो टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना यहाँ पे, इसका साफ मतलब ये होता है खत्म, इट्स ऑल ओवर। यूएस पूरा का पूरा ब्रिक्स प्लस के साथ बैठ गया है लेकिन दिखेगा नहीं ऐसा, दिखेगा कि क्लैश चल रहा है। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में लगेगी तो अनफेयर है, लेकिन उसका ट्रम्प का टावर लगेगा तो फेयर है। ऐसा है, इनका सब ऐसे ही चलता है। अब ये महानुभव हैं प्रशांत कपूर जी, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो सेम टू सेम वही बोल रहे हैं जो मैं 3 साल से बताता आ रहा हूँ। तो सारे प्लेनेट और कुंडली सब कुछ मैच हो गया, जो भी ये बोल रहे हैं, जो भी मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा उन्होंने मैच कर लिया है। दिक्कत यह है कि 3 साल बाद आया है ये सब, पहले बताते, पहले प्लेनेट मैच कर लिए होते मेरी बातों से। अब ये छत्रपति शिव संभाजी महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, टॉर्चर, ये वो मूवी में जितना भी हमने देखा, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी सोसाइटी फिर भी क्यों आर्ग्यू करती है 2 बच्चों के लिए, जब हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 बच्चे, तो पता नहीं आर्ग्यूमेंट्स आनी शुरू हो जाती, इन्फ्लेशन है, ये वो है। इन्फ्लेशन, ये तो सारे अपर मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले, रिच वाले जो जन्म देना नहीं चाह रहे, ये इन्फ्लेशन वाले लोग है ही नहीं। इन्फ्लेशन वाले का तो बर्थ, जो इन्फ्लेशन झेल रहे हैं उनके तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास और पुअर वाले। तो महंगाई का बहाना मत देना, महंगाई जिसको, जो असल में झेल रहे हैं उनके तो ज्यादा बच्चे हैं। ओके, तो आपके पता नहीं क्या वांदे हैं, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आपको। तो 2 की डिमांड अगर मैं करता हूं या कोई करता है, समझाता है आपको, तो वो क्यों बता रहा है? मैं कोई धार्मिक और नेशनल कॉज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपका एक ही बच्चा दुनिया में अकेला छोड़ के जाओगे आप, जिसको जो व्यवहार करना है उसके साथ करेगा, भरपूर टॉर्चर होगा उसका, उसको लूट लिया जाएगा, मार पड़ेगी, सब कुछ होगा उसके साथ। जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा है, अगर माँ बाप नहीं है तो कुत्ते नोच खाएंगे। तो जब आप सिंगल चाइल्ड छोड़ के जाते हो तो उसकी क्या हालत होने वाली है, आप सोच रहे हो? जिसका कोई रिलेटिव नहीं है उसका क्या हालत होता है, उसको कौन गिनता है, और उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों करेगा? मुझे एक रीजन बता दो कि उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों करे, एक वैलिड रीजन बता दो। मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, सब पीटी डालेंगे उसको जहां दिखेगा, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब समझ में आए तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये जॉन डो जी बता रहे हैं कि मैंने मेरी बुक में लिखा था कि जियोपॉलिटिक्स वाली बुक में, कि ये जो आइडेंटिटी वॉर है जो वेस्ट के साथ चल रहा है, ये कल्चरल वॉर भी है। क्योंकि बहुत सारे कल्चरल लीडर्स, जो कल्चरल लीडर्स से इंस्पिरेशन लेना चाहिए उसकी जगह आइकन से लिया जा रहा है, जिसको आइकन बनाया जा रहा है उसको फटा हुआ जीन्स पैंट पहना के उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो आइकन की इमेज खड़ी की जा रही है कि फटे हुए कपड़े पहन के घूमता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो जो सोसाइटी में ऐसे आइकन्स बनाए जाते हैं जो इंसेस्ट, लस्ट, ग्रीड, एब्यूजिव वर्ड्स, राइट, स्पेशली आइल्स जैसे जो लोग होते हैं जो हाईफाई इंग्लिश में एब्यूज करते हैं सबको, ये जो हरकतें हैं, जो आइकॉन्स वाली सोसाइटी होती है वो बर्बाद होती है।
और ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आया है, ये भारतीय कल्चर नहीं है। तो ये जो फॉरेन एजेंट्स हैं जो वेस्ट का कल्चर हमारे ऊपर थोपते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे हीरोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये स्क्रीन पे दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए, इनको कोई राइट बनता है आपको एडवाइस करने का या नहीं बनता है, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैं कोई उर्विल जी पूछ रहे हैं कि भाई सीएम कौन सिलेक्ट करता है, तो मैंने जवाब दिया है कि रेखा जी पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी एज चीफ मिनिस्टर, और जैसे ही उनको शालीमार बाग की सीट मिली तो ये कंफर्म हो चुका कि वही चीफ मिनिस्टर बनेगी। तो कोई लोग पूछ रहे हैं कि भाई अंकित जी अगर आपको पता था तो हम 2-2 3-3 घंटे के शो नहीं देखते, बेवकूफ नहीं बनते इतनी सारी चैनल पे जाके, तो आपको बता देना चाहिए था। तो मैंने तो बताया था, 11 फरवरी को बता दिया था ये पोस्ट लिख के कि ये कौन बनेगा क्या होता है, व्हाट इज दिस कौन बनेगा थिंग, और ये पॉपुलर डिस्कशन क्यों है। 4-5 साल की पोजीशन होती है ऑफिस में, उसमें आप ऑर्डिनरी सिटीजन होने के अलावा क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि लो प्रोफाइल व्यक्ति है, फाइनल हो चुका है, क्यों डिस्कस कर रहे हो। और कौन सी पोस्ट को कोट ट्वीट किया था, बीजेपी कैन मेक अ वुमन सीएम, और वो तो अभी सारे ये चल रहे थे ना डिस्कशन, उसी को कोट ट्वीट करके मैंने बोला था कि फालतू का डिस्कशन है, ऑर्डिनरी व्यक्ति और क्या ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है वही देखना है हमें। ओके। तो जब से उनको शालीमार बाग की सीट मिली ये तय ही हो चुका कि वही बनेंगी। तो और वैसे ये फालतू के डिस्कशन है ये सारे, देयर इज नो मीनिंग टू इट, क्या मीनिंग है। पर दिक्कत ये है ना कि भाई अब्राहमिक माइंडसेट जो इकोनॉमिक्स वाला है कि कोई पोजीशन मिली बस लालच है, कुछ मैंने पैसे बना लेने हैं इसमें से, ये जो थिंकिंग है ना, इसकी वजह से लोगों को अट्रैक्शन है ऐसे डिस्कशंस का कि कितने पैसे बनेंगे देखो। तो ऐसे नहीं होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। ठीक। सो बस लालच है लोगों को उस थॉट प्रोसेस का कि पावर मिलेगा तो अब देखो कितने पैसे बनेंगे। नो, दैट्स नॉट ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव, हर एक व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और शालीमार बाग सीट क्यों, क्योंकि जो साहिब सिंह वर्मा जो थे पहले जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, परवेश जी के पिताजी, ये उनकी सीट थी, यहाँ से वो चीफ मिनिस्टर बने थे बीजेपी के। तो ये तो तय था कि जैसे ही इनको सीट मिली रेखा गुप्ता जी को, इट वाज क्लियर। ओके। ऑलराइट। अब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये शेर देख रहे हो आप, इसका पूरा मेन जो बोला जाता है वो ट्रिम हो चुका है, दहाड़ रहा है, वो स्माइल जा चुकी है, और ये वाले बाकी के लायंस का भी दिख रहा है सेम पोजीशन, दांत दिख रहे हैं। और पुराना अगर आप एम्बलम देखोगे तो उसमें पूरी टंग बाहर निकली हुई थी, दांत दिखाई नहीं देते और हंसता हुआ शेर दिखाई देता है। पूरा सब चेंज हो गया। तो somebody gave इंस्ट्रक्शन कि ये इतना बड़ा लगाना इधर एम्बलम, सिंबलिज्म चल रहा है। और आई थिंक मैंने ये स्पीच दिया था आई थिंक लास्ट ईयर कि प्रधानमंत्री जी जो एक जो कॉन्सेप्ट है जो बार बार बोला जाता है सोने की चिड़िया, तो चिड़िया का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ओरिजिनल ये था कि गुप्ता रजीम के अंदर, गुप्ता रजीम जिसमें एम्बलम इन द सेंस, गुप्ता रजीम का जो एम्बलम था उसमें विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, और वो एम्बलम रिंग में पहन के ऐसे स्टैंप लगता था डॉक्यूमेंट पे, और वो डॉक्यूमेंट वर्ल्ड वाइड जाता था कि भारत से ये ऑर्डर निकला है आपके लिए। और एक तरह से आप बोल सकते हो भारत से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते थे पूरे वर्ल्ड में उस जमाने में। तो वो जो रिंग था जिसपे विष्णु भगवान अपने गरुड़ पे बैठे हैं, दैट इज सोने की चिड़िया, वहां से वो कोनोटेशन आया है सोने की चिड़िया। लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन होने शुरू हुए
मतलब अगर आप ईरान का अगर आप पूरा उनका ये देखोगे, जो हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको मिलेगा कि जो शब्दावली जैसे डिराइव होती है, जैसे विष्णु पद का शाह, विष्णु पद का शाह, शाह इन द सेंस शाह सरनेम आता है साहस अंक से। ओके, तो विष्णु गुप्त के साहस अंक से शाह सरनेम आता है, मतलब पर्शियन में जिसको राजा बोला जाता है, मतलब वहां का प्राइम मिनिस्टर जो भारत से अपॉइंट होता था सिलेक्ट होके। तो ये जो डॉक्यूमेंट पे ये जो स्टैंप लगता था गुप्ता का एम्बलम, जिसमें विष्णु पद का शाह, उस पर से शब्द डिराइव होता है पादिशाह, पादिशाह से डिराइव होता है बादशाह, उसमें से हिंदू शाही और फिर शाह ऑफ ईरान, ऐसे वर्ड्स डिराइव हुए हैं। तो जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए भारत के ऊपर, तब सोने की चिड़िया का जो कॉन्सेप्ट था उसको बदल के उसका मीनिंग ऐसा बनाया गया कि ये चिड़िया कमजोर है, इसको कब्जा किया जा सकता है। उन्होंने इस्लामिक कन्वर्जन के बाद थॉट प्रोसेस को ऐसे बदला, जो विष्णु भगवान का वाहन था गरुड़, उस पर वो बैठे हुए थे, उस सिंबलिज्म को, उस सोने की चिड़िया को कन्वर्ट करके ये बताया गया इस्लामिक कन्वर्जन के बाद कि ये चिड़िया कमजोर है, इस पर कब्जा करना है। ओके, बहुत ज्यादा वेल्थ है इनके पास, सोना, बेसिकली गोल्ड इज द सनातन करेंसी। सो व्हाट हैपेंड इज, सोने की चिड़िया का कॉन्सेप्ट उस तरह से मीनिंग चेंज हो गया। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो सोने का शेर बनाना चाह रहे हैं, चिड़िया नहीं, जिसको आप कैप्चर कर सको। तो ये मैंने आई थिंक लास्ट ईयर इसका स्पीच दिया था गुजरात में कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनना है। तो ये सिंबलिज्म यहाँ पे आपको दिखता है, इस एम्बलम को कैसे चेंज किया गया। ओके, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि रखना है एम्बलम अभी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन का, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है कि अननोन लेस लो प्रोफाइल व्यक्ति जो हार्ड वर्क करते हैं उनको नीचे से ऊपर लेके आना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। क्यों? दो सबसे बड़ा फायदा इसका, ऑपोजिशन के पास कुछ भी अटैक करने को नहीं रहता है, कि पास्ट हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, कि कुछ किया है, गड़बड़ किया है, करप्शन किया है, कुछ भी नहीं। जब आप अननोन व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाते हो, नीचे से लेके आते हो, तो ऑपोजिशन के पास कोई एलिगेशन नहीं है करने को। तो पहले 5 साल पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर को हार्ड वर्क करने को मिलेंगे कि वो प्रूव करें समाज को कि वो दूसरे टर्म को डिजर्व करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी खाली बीजेपी दे सकती है और किसी के बस का नहीं है। ठीक, तो ऑपोजिशन अभी भी फैमिली और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी में अटकी हुई है, बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है, लास्ट तीनों स्टेट्स में आपने देखा कि सारे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे लाए गए। ओके, तो बहुत अच्छा विंडो वर्क करने को मिलता है नए चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि पास्ट का कोई बर्डन है ही नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई करप्शन का मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो बहुत ही विजनरी थॉट प्रोसेस है ये, कि नए लोगों को लेकर आना है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस वालों को बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि इतने सारे लोग कुंभ में आ कैसे गए, 50 करोड़ से ऊपर, मतलब आधा कंट्री वहां पहुंच चुका। ओके, तो बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म का जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो गया कुंभ की वजह से। डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है कि इतने डाइवर्स लोग एक साथ कैसे आ गए एक जगह पे, ये दर्द और पीड़ा हो रही है इनको। क्यों? क्योंकि जितने जितने ऐसे कांग्रीगेशन बढ़ेंगे, जितना मैंने देखा है वहां पे साउथ से इतने सारे लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से इतने सारे लोग, मतलब कोई कास्ट क्रीड कोई क्लास कुछ डिफरेंस बचा ही नहीं वहां पे। ओके, तो दर्द हो रहा है, एंटी नेशनल लोगों को दर्द हो रहा है कि अलग अलग लैंग्वेज वाले इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए और कैसे यूनिटी दिखा पा रहे हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सनातन धर्म में कॉन्ग्रीगेशन का बहुत बहुत महत्व है। ओके, जैसे इस्लाम में आपको पता चलता है एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे वो मिलते हैं, तो शो ऑफ स्ट्रेंथ वो करने की कोशिश दिखाई देती है कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ कुछ एरियाज में जहां पे रेडिकलिज्म है। तो हमारा शो ऑफ, एक ही शो ऑफ स्ट्रेंथ पे उनको इतना डर लग रहा है कि जया बच्चन से लेके सारे के सारे गंदी कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, देख रहे हो? क्योंकि बिना बिना कोई प्रॉब्लम के कोई भी लैंग्वेज वाला, कोई भी स्टेट वाला, कोई भी कास्ट वाला, सब एक साथ वहां मौजूद थे। तो पेट में मरोड़े उठ रही हैं अब लोगों के, एंटी नेशनल लोगों के। तो ये मंदिर इकोसिस्टम और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अर्थक्वेक क्यों प्रेडिक्ट नहीं होगा, क्यों प्रेडिक्ट नहीं होगा भाई अर्थक्वेक? तो यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई दिल्ली में जो अभी अर्थक्वेक आया है, अगर रॉक्स में कुछ स्वेलिंग दिखाई दे कहीं पर भी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, और क्रैक्स दिखाई दे, और उसके कॉम्पोजिशन का प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाए, तो बहुत ही खतरनाक सिग्नल है ये। अगर एक भी इंस्टेंस ये दिल्ली के अर्थक्वेक के बाद ऐसा कहीं भी मिलता है, दिल्ली में ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी है बड़े अर्थक्वेक की। और प्रेडिक्ट करने के लिए इसीलिए गुरुकुल की जरूरत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में बड़े हुए बच्चे ही बता सकते हैं कि सॉइल क्या बोल रही है, पेड़ क्या बोल रहे हैं, नदियां क्या बोल रही है, एनिमल्स क्या बोल रहे हैं, बर्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट क्या बोल रहा है। ये गुरुकुल में पढ़े लिखे बच्चे ही बता सकते हैं, जो नेचर की एम्ब्रेस में पढ़ते हैं, कि क्या चेंजेस चल रहा है, ये क्या बोलने को चाह रहे हैं ये लोग। तो हम तो पूरे डम्ब हो चुके हैं क्लासरूम में बैठ के, अब हमें समझ ही नहीं आएगा। बेचारा एनिमल बर्ड चिल्ला रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा है वो। इतने इतने बेवकूफ हो चुके हैं हम क्लासरूम में बैठ के। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, वी विल हैव टू रिवाइव द गुरुकुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 पॉइंट से ऊपर का अर्थक्वेक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में आने की संभावना है। अच्छा खासा डैमेज होगा लाइफ और प्रॉपर्टी का। कब आएगा वी डोंट नो, क्योंकि नोबडी कैन टेल। बट प्रेडिक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले एनिमल्स और बर्ड्स को ट्रेन किया जा सकता है, जो आपको अलर्ट करने की सिग्नल्स देंगे टाइम से पहले। दूसरा, अगर आपका हाई लेवल है साइंटिस्ट का, उस लेवल का अगर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो दो प्लेट्स के बीच जब फ्रिक्शन होता है, तो वो फ्रिक्शन को फिल इन करने के लिए अगर आप लिक्विड इंजेक्ट कर सकते हो सही जगह पे, तो अर्थक्वेक से बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हो कहाँ पे रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ये टेक्नोलॉजी या ये थॉट प्रोसेस पर कुछ वर्क हो भी रहा है या नहीं, पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का काम है वो करें, पर मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि जब दो लेयर्स फ्रिक्शन करती हैं तब अर्थक्वेक होता है। तो बीच में अगर लिक्विड इंजेक्ट किया जा सके तो थोड़ा उसका डिवास्टेशन आप कम कर सकते हो। दूसरा, अगर उस हाई लेवल की टेक्नोलॉजी अरेंज हो सकती है, तो छोटे छोटे माइनर अर्थक्वेक्स आर्टिफिशियली कराए जा सकते हैं बड़ा वाला रियल अर्थक्वेक होने को रोकने के लिए। दूसरा, ग्राउंड वाटर लेवल के मार्कर्स स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट किए जा सकते हैं, जहां पे कभी भी अगर एकदम अजीब सा अप और डाउन दिखाई दे, राइज और लो, और स्पेसिफिक प्रकार के गैसेस अगर अचानक से निकलने लगे उस लोकेशन में, तो वो अर्थक्वेक का अलर्ट माना जा सकता है, पॉसिबिलिटी। और नेपाल बॉर्डर पे, पूरी बॉर्डर पे सेंसर्स लगने चाहिए। दूसरा, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि भाई बड़ा अर्थक्वेक आए तो कैसे अपने आप को बचाना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इन सबको पहले ही पता चल जाता है, लेकिन ये है कि आपको ट्रेन करके आपका होना चाहिए रेडी।
तो ऑन ग्राउंड प्रेजेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस में बहुत फर्क होता है पॉलिटिक्स में। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आप बहुत पॉपुलर हो, बट इलेक्शन आप जीत नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। तो कभी भी तो मुझे खुशी इस बात की है कि गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की बिल्कुल नहीं सुनती, और वो बिल्कुल सही करती है कि जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं उन एक्सपर्ट्स की नहीं सुननी चाहिए। यहाँ पे इलॉन मस्क अग्री करता है कि वर्ल्ड पुलिसमैन वाला रोल हमारा गया। किसी ने लिखा है कि अब हम वर्ल्ड के पुलिसमैन नहीं रहे, हमें खाली अमेरिका में ध्यान दे देना चाहिए तो भी बहुत है। और इलॉन मस्क हाँ बोल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड पुलिसमैन तो भूल जाओ, तुम्हारा लोकल सिक्योरिटी भी कर लो, उतने पैसे हो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उतना भी मेंटेन कर लो तो 911 से फिर रिप्लाई आएगा कि अपने कुल और जाति का ग्रुप आप खुद बना लें, हमारी कैपेसिटी नहीं आपको बचाने आने की क्राइम्स में। तो जो कुल और जाति का भारतीय कॉन्सेप्ट था कि भाई फैमिली स्ट्रेंथ और कम्युनिटी स्ट्रेंथ आपकी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, वही चीज फैमिली और कम्युनिटी ग्रुप्स, वही वही कारण दिया जाएगा थोड़े टाइम बाद कि हम नहीं, हमारे पास फंडिंग भी नहीं, हम बचाने भी नहीं आएंगे, तुम बना लो अपना ग्रुप। ठीक है, तो वही है जो एंशिएंट भारत है, विच इज ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो फाइनल फॉर्मूला हमको रेडी ही मिला था, उतने हम लकी हैं। वही वहीं पे जाना है सब घूम फिर के। ओके, लेट्स सी, ये हो गया। अब भाई मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि सैंक्शंस थोड़े टाइम रहेंगे रशिया के ऊपर, जब तक समिट नहीं हो जाती ट्रंप और पुतिन की। उसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है। वो ये बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन के चलते डॉलर डेप्रिसिएट होने वाला है, तो हमको अमेरिकन कंपनीज वापस ब्रिक्स प्लस में चाहिए, हमको पैसे कमाने हैं, तो हम मॉस्को के अंदर सारे बिजनेस वापस चालू करने वाले हैं, ईयू को पसंद आए या ना आए, भाड़ में जाए। ओके, इसका ट्रांसलेशन ये होता है, ये जो बोल रहे हैं ना कि सैंक्शन रहेंगे, वो बोल रहे हैं सैंक्शन नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मुझे पूछ रहा था 12 फरवरी को कि भाई अब ट्रंप और पुतिन और रशिया और यूएस सऊदी अरेबिया में डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन का मैप, तो क्या होगा, हो पाएगी डील? मैंने बताया डील हो ही जाएगी ना, जब पहले दिन से यूक्रेन स्टार्ट हुआ उसके पहले से एक ही सेट ऑफ पीपल हैं जो पैसे बना रहे हैं, दोनों साइड से एक ही ग्रुप है जो पैसा बना रहा है, तो डील हो ही जाएगी, क्यों नहीं होएगी? तो 18 फरवरी को ये आ चुका कि दोनों के जॉइंट प्रोजेक्ट्स अब होंगे आर्कटिक में। आर्कटिक से जो खजाना निकलना है, जो पूरा डोमिनेंस रशियन डिफेंस फोर्सेस का रहेगा, वहां पे अमेरिका और रशिया दोनों मिल के प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। यही चीज जो मैं बता रहा था यूक्रेन स्टार्ट होने से पहले कि दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही ग्रुप ऑफ लोग हैं डीप स्टेट वाले जो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना रशिया को जाता है टेरिटरी यूक्रेन का और कितना अमेरिकी कंपनीज को मिलता है, क्या फर्क पड़ता है जब प्रॉफिट वही ग्रुप को होना है जो ग्रुप बना रहा है पैसे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या डील होने वाली है, कम ज्यादा क्या फर्क पड़ता है जब वही लोग पैसे बना रहे हैं। ऑलराइट, चलो अभी आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने ये छत्रपति जी की फोटो डाली है और लिखा है कि अगर इनको पता होता कि आज जैसे लल्लू और कार्टून जैसे लोग जो बोल रहे हैं फ्रीडम टू एनी काइंड ऑफ स्पीच, कोई कुछ भी बोल के निकल जाना चाहिए, उसको ये राइट है, ऐसे लोगों के लिए वो फाइटिंग कर रहे थे। अगर उनको पता होता शिवाजी महाराज को, ऐसे कार्टून जैसे लोगों को, सोच के देखो आप। तो ये रशियन टुडे पे मुझे पूछा गया, रशिया टुडे पे, कि भाई क्या होने वाला है सऊदी की टॉक्स का। मैंने साफ बताया कि रशिया का तो क्लेम है, पुरानी उनकी टेरिटरी थी तो मिलेगी, यूक्रेन की एक जमीन का पोर्शन मिलेगा,
और बाकी क्योंकि ट्रंप ने, यूएस ने खर्चे किए हैं यूक्रेन के लिए, तो रेयर अर्थ मिनरल्स पे उसमें उसको भाग मिलना चाहिए। ये मैंने बोला और कुछ ही घंटे में आ गया। 55% प्रॉफिट मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स में यूक्रेन के। मुझे रशिया टुडे में पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताया यही होने वाला। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि यूएस और रशिया की टाइज का भारत पे क्या असर होगा। तो मैंने बताया, ये हमें समझना है कि कितने सारे लल्लू एक्सपर्ट्स हमें समझा रहे थे कि ब्रिक्स जैसा कुछ नहीं है, रशिया को साइड पे रखो, यूएस के साथ आगे बढ़ो। इतने इतने पागल जैसे एनालिस्ट घूम रहे हैं मार्केट में और गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं सोशल मीडिया पे कि रशिया को भूल जाओ, तुम यूएस के साथ आगे बढ़ो। अब सोच के देखो, अगर ये पागलपन सच में मान लिया होता गवर्नमेंट ने, तो आज यूएस और अमेरिका की टाइज अच्छे होने जा रही है और हम पागल की तरह साइड पे बैठे हुए होते। आज हमारा प्रूव हो चुका कि किसी के कहने पे किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही है। आज वो लोग मिल गए ओपनली और ये एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि हमें टाइज नहीं रखना चाहिए रशिया के साथ। क्यों? क्योंकि यूएस को बुरा लगेगा, क्योंकि ये सारे फेक हेडलाइंस पढ़ते हैं, बेवकूफ बनते रहते हैं पूरे दिन। उनको पता ही नहीं है, जब कैश फ्लो नहीं पता तो जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस क्यों करते हो भाई, रॉन्ग एनालिसिस। I think we have covered most of it. Let me see. Uh, hmm. Chalo, let's take questions. Questions ले लेते हैं। रायपति रंगा जी धन्यवाद। Organic Wholesale Group. Jai Shri Ram. Your thoughts on consanguineous marriage in India? Modern science says it causes high risk of child with mental disabilities. So by marrying outside, family corpus is divided. Could it be a Western propaganda? देखें, जब भी राष्ट्र किसी क्राइसिस में होता है तो सारे लॉजिक साइड पे रख दिए जाते हैं, साइंस को भी साइड पे रख दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका सर्वाइवल मैटर करता है। तो बहुत सारे पुराने कालखंड में ऐसा हुआ, जब इन्वेजन्स हुए तो फैमिलीज को ये देखना पड़ा कि जितना पैसा उनके पास है वो फैमिली के अंदर ही रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए फैमिली के अंदर ही सारी शादियां हुई। तो एंशंट भारत में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो समझना पड़ेगा कि ये करना पड़ा सर्वाइवल के लिए। अब कुछ फैमिलीज में वो ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। बट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सेम फैमिली में मैरिजेस होती हैं, इवन एक्सटेंडेड फैमिलीज में, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिसेबिलिटीज पास ऑन हो सकती हैं, क्योंकि सिमिलर जीन्स डबल इफेक्ट से मैनिफेस्ट होते हैं उस बॉडी में नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जनरेशन वाले में। सो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को है या फो फादर्स को है वो डबल ट्रिपल इफेक्ट के साथ आगे की जनरेशन में दिखती है। सो दैट इज ट्रू साइंटिफिकली। ओके, किशोर जी प्रणाम। प्लानिंग टू बाय एन अपार्टमेंट और इंडिविजुअल हाउस, शुड आई वेट फॉर 2030? अगर टीयर 1 में परचेज करना है तो वेट कर लो, टीयर 2 में करना है तो आप अभी कर सकते हो। हैदराबाद टीयर 1 में मानता हूं, ठीक है। रोहन जी, on the first trim in the last quarter, will gold silver prices go down proportionately? नहीं, ये डिपेंड करेगा, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ये क्लियरली नहीं बता सकते, वील हैव टू वेट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। शुड सेल ऑफ माय ईटीएफ्स बिफोर द ट्रिम? वेल, ईटीएफ सेल करके आप फिजिकल ले सकते हो अगर आप चाहे तो। मैं तो खाली आई एम जस्ट टेलिंग मैक्रो व्यू। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका, वो मेरा नहीं है, ठीक है। Baboy ji, should I buy a plot in Vrindavan with a loan now? Tier 2 is all good. Tier 2 and 3 प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है, Tier 2 and 3 will grow. तो
अजीत जी, डू यू स्टिल फोरसी एग्जिट टैक्स बीइंग अप्लाइड? हाँ हाँ बिल्कुल, आ चुका है ना वो, उसमें यूएस कांग्रेस के रिकमेंडेशन में आ चुका है, मॉडेस्ट फी लिखा है, शब्द प्रयोग किया गया है मॉडेस्ट फी। सो मेरा भी मानना है कि कम ही होगा वो परसेंटेज, क्योंकि वो निकालना चाह रहे हैं इसलिए कम लगाएंगे एग्जिट जो रिपैट्रिएशन टैक्स। अगर वो रखना चाहते हैं आपको तो ज्यादा लगाते, लेकिन वो चाहते हैं कि निकले, कंट्री छोड़ के जाएं, तो बहुत कम लगाएंगे अमाउंट, परसेंटेज। रचित जी, इन कलयुग डू यू थिंक टेम्पल इकोनॉमी इज द ओनली ऑप्शन? वो पहले से आज भी हैं, पहले से भी हैं, आगे भी वही रहेगा। टेम्पल इकोसिस्टम, मंदिर इकोसिस्टम बोलेंगे, टेम्पल हमारा शब्द नहीं है, वो रॉन्ग है। टेम्पल और मंदिर में बहुत अंतर है। एनी अदर ऑप्शन हियर? नहीं। तो देखें, जो भी कोर सेक्टर्स हैं उसमें भी आप धार्मिक कैपिटलिज्म से वर्क कर सकते हो, ऐसा तो नहीं। स्टेप्स टू टेक दैट अजमेर टू रेप एंड कन्वर्जन नेवर हैपन। देखें, यही है कि कुल और जाति की स्ट्रेंथ, फैमिली और कम्युनिटी स्ट्रेंथ, ये जितना मेंटेन होगा उतना क्राइम्स कम होगा आपके साथ। बहुत साफ है। हाउ कैन आई कन्विंस माई फ्रेंड नॉट टू गो टू यूएस? तुमको क्यों कन्विंस करना है, झेलने दो। व्हाई डू यू हैव टू? इतना सारा वेस्टर्न एक्सपर्ट सब बोल रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है? खुद ढूंढ लेंगे, लेट देम सफर। जितना बता सकते हैं बता सकते हैं भाई, कन्विंस क्यों करना है? साग्निक जी, विल दिल्ली बी रीनेम्ड इंद्रप्रस्थ? नॉट नियर, it might happen later. साग्निक जी, भारत इन 2030 प्रोडिक्शन, रोल ऑफ गोल्ड इन रीसेट? देखिए, जितना डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे उतना गोल्ड का इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। ज्योति जी, इन व्हाट इज द फ्यूचर? समझ नहीं आया। बैच इन AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें मासेज एम्प्लॉय नहीं हो सकते, उसमें जो टॉप टैलेंट रहेगा वो एम्प्लॉय अच्छे से हो सकता है। ठीक है। द ब्लैंक, शुड आई परस्यू माई BCA आफ्टर 2030 और चेंज? डिपेंड करता है आपको उसका करने का क्या है कंप्लीट करने के बाद। ओके, उसका और फिर कौन से ऑप्शन के साथ कंपेयर करके ये डिसाइड कर रहे हो कि ये बेटर है, उस पर डिपेंड करता है। वेंकटेश जी, वर्क इन प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनी, आई एम स्किल्ड इन व्हाट आई डू अर्न 25 LPA, हाउ शुड आई प्लान माई फ्यूचर, शुड आई गेट आउट ऑफ IT? पहले तो सेविंग्स अच्छी खासी रख लेना, खर्चे कम करना, और स्किल्स ले लो, दो दो तीन तीन रोल आप कर सको, उस प्रकार से ऑनलाइन स्किल्स आप ले सकते हो। गेट आउट ऑफ IT, वेल, अगर क्लाइंट डाइवर्सिफाई हो सके, इंडिया मार्केट, गल्फ मार्केट, वैसे रशिया, जापान, तो कोई प्रॉब्लम इवेंचुअली नहीं है, सिवाय टेम्पररी फेज के। बट डाइवर्सिफिकेशन तो लगेगा क्लाइंट्स का। Mehul ji, bought 1500 shares, 145, currently 100, risk appetite is high, can hold 10 years. Well, भारतीय स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, शुड आई स्टिक विद दिस और इन्वेस्ट इन अदर स्क्रिप्ट? डिपेंड करता है आपका क्या रिस्क एपिटाइट है। ओके, सो कोई होते हैं कि भाई मुझे अभी प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्राइसिस आएगा तब मैं बाई करके और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे को नहीं प्रॉब्लम है, आधा भी हो जाए तो बीच में, मे बी लॉन्ग टर्म मैं सोच रहा हूँ, मे बी दैट्स योर चॉइस। सुस्मित अंतर जी, यू सेड IL victim of DS, can you give any evidence for it? IL मतलब, what is IL? I didn't get it. Mehul ji, as you predicted minimum 2 dips, second will be massive than first, what will be Sensex range? Difficult to say. My prediction is 60-65. I don't do all this. मैं स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में मानता ही नहीं हूँ, बट
आई कैन टेल के मैक्रो इकोनॉमिक जितना वहां पे हिट लगेगा उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट इधर आएगा. सो 60-65 इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी पॉसिबल. Tales for river. People who willfully stop being Indians have exorbitant privileges at the expense of ordinary citizens. There should be consequences going forward. Well, consequences in the sense OCIs के पास ऑलरेडी वोटिंग राइट्स नहीं है, और क्या कॉन्सिक्वेंस करवाना है. दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स. बड़े कैलकुलेटेड तरीके से OCI काट दिए गए ना. Fun facts: I currently own a 2 BHK flat in Navamukh. I'm considering purchasing a 3 BHK. Should I sell my current flat now or wait? Tier 1 cities में buy करना है तो 29-30. सेल करना है तो अभी कर सकते हो इफ इट इज अ टीयर 1 पॉश एरिया. डिसीजन आपका है. ऋषभ जी, पैसे का वैल्यू के साथ साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक जुदा होता है. पैसे कमाने, इन्वेस्ट करना तो सब सीखते हैं, पर यूज करना वो कैसे सीखते हैं? वेल, यूज करने में बहुत साफ है कि आपकी जो फैमिली और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बाद जो कुछ बचता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है. दैट इज हाउ धार्मिक सोसाइटी फंक्शंस. ओके, तो अपने पे तो कोई भी उड़ा देगा पैसे. दैट्स नॉट यूजेज. Anonymous, sir, got a job in Dubai tax consultancy. Is it safe for the next 10 years for job and life? हाँ, दुबई इज वेरी गुड. वहाँ पे तो रेगुलेशंस बढ़ने वाले हैं तो इट मेक्स सेंस. इट मेक्स सेंस. SNG on secondary bond markets, to anticipate price crash for already issued SGB? Any decoupling between physical gold and SGB? How SGB is safe compared to gold ETF? SGB is safe in the sense कि redemption आपको मिलेगा. Price fluctuation could be there. That is a possibility. इसीलिए मैंने हमेशा फिजिकल गोल्ड बोला है कि भाई आप जब चाहो तब लिक्विडेट कर सकते हो. अक्की गेमिंग जी, इज मेडिसी फैमिली फ्रॉम इटली पार्ट ऑफ मेन डीप स्टेट? नहीं, स्पेसिफिक फैमिलीज पे हम क्यों डिस्कस करेंगे? व्हाट इज द नीड? माधव जी, शी पुतिन हग इक्वल टू जापान अडैप्शन ऑफ. हाँ, ये मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि शी जिनपिंग और पुतिन का हग हुआ. उसका मतलब ये है कि जापान भारतीय एडल्ट्स को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि बहुत साफ है जापान की हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की रशिया और चाइना के साथ. और शी जिनपिंग और पुतिन के हग का मतलब होता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थ्रेट जापान के ऊपर है एक्चुअल फिजिकल मिलिट्री अटैक होने का. मल्टीपोलैरिटी स्थापित हो जाने के बाद, मतलब अभी है वर्ष, काफी वर्ष है तो. और जापान की पॉपुलेशन ऑलरेडी एज हो चुकी है, तो अब दो ही रास्ता है बचने का. या तो आप ऑफिशियली अमेरिकन टेरिटरी बन जाओ, या आप ऐसी कंट्री की पॉपुलेशन जापान के अंदर शिफ्ट करवाओ जिसको रशिया और चाइना 10 बार सोचे अटैक करने से. तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही फॉल होते हैं. अगर भारत के सिटीजन्स जापान में बस जाते हैं अच्छी क्वांटिटी में, तो रशिया और चाइना को 10 बार सोचना पड़े अटैक करने से पहले. तो ऑलरेडी जापान एज हो चुका है. बहुत क्लियर लॉजिक है. जिसको हिस्ट्री पता है जापान की उसको समझ आ जाएगा कि पुतिन और शी जिनपिंग के हक का मतलब यही होता है कि जापान गया आफ्टर सम इयर्स. तो या तो वो अमेरिकी टेरिटरी बन जाए ऑफिशियली, या इंडियन सिटीजन्स को आके बसा दें जापान में, तो अटैक नहीं होगा. और कोई कारण नहीं है उसका बचने का, रास्ता ही नहीं है और कोई बचने का. ओके, मैंने तभी दिया था प्रेडिक्शन, वो होना ही था. इट्स जस्ट कॉमन सेंस. इसमें कोई ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई जादू टोना, ये नथिंग. रुचित जी, हाउ मच विल मार्केट रिकवर बिटवीन टू डिप्स?
विच डिप इज बेटर टू बाई, वो दिखेगा रुचित जी, वो दिखेगा इतना, ये जब हिट आएगा तो बड़ा दिखेगा ना वो, आई डोंट इवन हैव टू से, दिखेगा। मीडियम रिस्क कैपिटाइट, ठीक है, जब आए डिप तो परचेज कर लेना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बॉडी बिल्डिंग जी, हाय सर, आई ब्रॉट सिल्वर, यू सेड इट विल गो अप टू, मैंने 2 लाख कभी नहीं बोला है, एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्सपर्ट्स अग्री, मैंने 2 लाख नहीं बोला है कभी भी। कैन यू प्लीज पुट अ टाइमलाइन ऑन व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट, मैंने 1 लाख का प्रेडिक्शन दिया था इस साल के लिए, जो लगभग हो चुका है। आगे का अप जाएगा ये तय है, 2 लाख जितना जाएगा आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, ऐसी सिग्नल्स अभी तो नहीं दिखाई दे रही, बट लेट्स सी। मिलेनियल माइंड जी, रिटर्न ऑफ द गुप्ता एम्पायर और सिमिलर जी, उसी में तो काउ स्लॉटर पे बैन लगा था ना, कैपिटल पनिशमेंट गुप्ता रजीम में ही तो थी कि गौ हत्या पे आपको मैक्सिमम सजा है। तो यही तो, इसी पर तो अगर आप इजिप्ट का सिंबलिज्म देखोगे, जो उनके सबसे पहले मोनार्क रहे इजिप्ट के, नार्मर, नार्मर की अगर आप सिंबलिज्म देखोगे तो बीच में वो जो सिंहासन जिसको बोला जाता है राजा का, और दोनों साइड एक एक बुल बताए गए हैं, नंदी, तो वो गुप्ता रजीम में ही काउ स्लॉटर पे बैन था। तो इजिप्ट जो शब्द आता है वो गुप्ता रजीम से आता है। तो गोपालन, गोपालन से गुप्तरे, गुप्तरे मतलब जो गोपालन की, गौ की रक्षा करते हैं, गुप्तरे से गुप्ता, गुप्ता से ग्रीक वर्ड एजिप्तियोस, और एजिप्तियोस से इजिप्ट का डेरिवेशन आया है। वहां पे एक लोकल ट्राइब हुआ करती जिसको कॉप्टिक बोला गया, कॉप्ट, वो गुप्ता ट्राइब से कनेक्टेड, भारत के गुप्ता रजीम से कनेक्टेड कॉप्टिक ट्राइब, जो बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। तो वो कॉप्ट पर से गॉट शब्द आया जर्मनी में, जीओटीटी, और जीओटीटी का शब्द हुआ गॉड, जीओडी इंग्लिश में। ऐसे गुप्ता गौपालन से, श्री कृष्ण के गौपालन से गॉड शब्द ब्रिटेन में आया, वहां से पूरा डेरिवेशन ऐसे घूम के, ठीक है। तो जिनको लिंग्विस्टिक चीजों में रिसर्च करना हो आप कर सकते हो, और नार्मर के आपको सिंबलिज्म नेट पे भी मिल जाएंगे। तो एक ऋषि खड़े हैं कमंडल के साथ, इजिप्ट के नार्मर की बात कर रहा हूं मैं, और उस टाइम का इजिप्ट का सिविलाइजेशन साफ बता रहा है कि गौ माता होती है, उनका सिविलाइजेशन बता रहा है साफ। ओके, ऑलराइट। अंकित तिवारी जी, जय श्री राम, रिडेम्पशन आर्क ऑफ नुपुर शर्मा जी व्हेन, देखिए नुपुर शर्मा जी जो है वो जब उन्होंने उनके जो भी वो स्टेटमेंट्स आए, यू हैव टू अंडरस्टैंड के वो 10 साल एडवांस में बोल गई और 50 साल लेट बोली, समझ रहे हो? अगर ऐसा कुछ बोलने का होता है तो आप 1970s में बोलते हैं ऐसा कुछ, या आप 2035 में बोलो ऐसा कुछ, ये वक्त तो सही नहीं है ना बोलने को जो आप बोल रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि आप एसेट हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप लायबिलिटी बन जाओगे। ओके, तो पार्टी का कर्तव्य है वो उनको, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए उनको प्रॉप अप नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं उनको सोचना चाहिए कि या तो वो 1970s में ये सब बोलते हैं, तब पता नहीं क्यों सो रहे थे, मैं नूपुर जी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो महानुभव जो कट्टर बातें करते हैं वो 1970s में जग गए होते तो अच्छा होता, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी था, या अब 2035 के बाद ये सब बोलो जो बोलना है, ये टाइम तो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके,
Karthik ji, when is the first dip coming in 2025? How much drop can we expect? Anytime भाई. अब when is the first dip क्या है? February तो खत्म होने आया है. अब क्या when is the first dip? आएगा तो दिखेगा क्लियर. हाउ मच ड्रॉप कैन वी एक्सपेक्ट? डिपेंड करता है यूएस में कितना हिट लगता है, उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट इधर आएगा. ओके, अच्छा खासा आएगा, दिखेगा. उजियालो मार्क, सर आई हैव स्टार्टेड न्यू जॉब विद अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी चब. मैंने स्टडी नहीं किया है जी ये स्पेसिफिक कंपनी. सो ऋषभ जी, सर व्हेन विल 500 बी डिसकंटिन्यूड? टाइम लगेगा बट आएगा जरूर. दिस इज नॉट, ये होगा ही, बिल्कुल होगा, ये होगा. रुचित जी, विल गोल्ड गिव रिटर्न मोर देन एफडी इन नेक्स्ट 3 years? डिपेंड करता है, बढ़ेगा जरूर. 8% से ज्यादा, 7-8% से ज्यादा, हाँ. टोटल 3 years में 7-8% से तो ज्यादा ही होगा, हाँ. सुस्मित अंतर जी, after Modi, DS will surely hurt Indian people and profit from us. डिपेंड करता है कैसी लीडरशिप आती है आपकी नेक्स्ट, जरूरी नहीं. उजियालो मार्क जी धन्यवाद. धर्म चौधरी जी, आई एम यूएस सिटीजन, शुड व्हाट शुड आई डू माय किड इन मेडिकल? हाँ, तो आप कंप्लीट करवाएं स्टडीज, सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और फिर जब लगे कि ना क्लाइमेट ठीक है ना करेंसी का कोई ज्यादा बेनिफिट है, तो फिर रह के क्या करोगे? 2 ही चीज के लिए एनआरआई गए थे, अच्छे क्लाइमेट के लिए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस. जब ये दोनों ही नहीं होगा तो कोई क्यों रहना चाहेगा वहां पे? जब वहां का क्लाइमेट मैन्युफैक्चरिंग करवा के पोल्यूट हो चुका होगा, और जब करेंसी का जो इतना बड़ा डिफरेंस था वो डिफरेंस उतना बड़ा होगा नहीं, तो कोई क्यों जाएगा? आई डोंट सी एनी रीजन आफ्टर दिस टू इज गॉन. फिर भी ठीक है, डिसीजन आपका है. स्टोरी इन पिक्चर्स, some Abrahamic religions consider receiving to be a sin. What's the धार्मिक व्यू ऑन इंटरेस्ट? देखिए, धार्मिक व्यू इंटरेस्ट पे ये है कि बहुत ही अर्जेंट चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए फिनेंस होना चाहिए लो रेट पे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इसके लिए ज्यादा मिलना चाहिए, कंजम्पशन के लिए कम मिलना चाहिए. मतलब मुझे रोल्स रॉयस लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, उसके लिए नहीं होके किसी को एंटरप्राइजिंग करना है, उसके लिए कम इंटरेस्ट पे लोन होना चाहिए. दैट इज द धार्मिक व्यू ऑफ बैंकिंग. ओके, श्री कृष्णा बाडीगर जी, रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड, डज गोल्ड प्राइस गो अप? यस, लिटिल बिट. प्रिंटिंग यूएसडी, डज यूएसडी आईएनआर पेयर लोअर? ज्यादा प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ता है, उतना ज्यादा रेट भी नीचे जाता है, बट बाकी के फैक्टर्स भी हैं, खाली ये नहीं है. कृष्णा जी, जीसी एनआरआई इन यूएस, व्हाट टू डू विथ हाउस बैंक लिक्विडिटी 401k? देखिए, ये पब्लिक में डिस्कस करने वाली चीज नहीं है. आप मुझे ईमेल कर सकते हैं drshahvirtual@gmail.com. मैं खाली आपको मैक्रो इकोनॉमिक व्यू बताऊंगा. मैं इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट इसका एक्सपर्ट हूं ही नहीं, और ना मैं मानता हूं उस चीजों में. तो आई कैन गिव अ मैक्रो व्यू कि क्या होने वाला है बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30 इयर्स. जियोपॉलिटिकली मुझे क्या दिखता है, बाकी डिसीजन आपका. उजियालो जी, सर जॉइन न्यू यूएस इंश्योरेंस कंपनी इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, एडवाइस? फाइन, अभी तक को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेसिज्म बढ़ेगा, सो बी सेफ. जय श्री राम, हाउ मच मोर विल द मार्केट? अभी तो
बाकी है, अभी तो होना ही बाकी है क्राइसिस. व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय इन? जब आएगा क्राइसिस. Story in pictures. Many men migrate to the Gulf for a few years, leaving their wives and kids behind in India to accumulate funds to buy a house back in India. Is it a wise thing financially, emotionally? Well, ये तो उनके पर्सनल डिसीजंस हैं. मोस्टली आई डू नॉट अग्री विद दिस आइडिया, बट इनका चॉइस है इंडिविजुअल्स का, कोई क्या करे. बाकी पता होना चाहिए कि भाई फादरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर फादर एब्सेंट होते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है जब बच्चे बड़े हो रहे हैं. एब्सेंट फादर के बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंस हैं लड़का और लड़की दोनों के लिए, दोनों के फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ के लिए. ठीक है, तो आई डोंट नो कि ऐसा डिसीजन लोग क्यों लेते हैं, क्या इतनी जरूरत होती है क्या कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का अट्रैक्शन है. आई डोंट नो, बट इसका बहुत भयंकर आउटकम है फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के, उनके बच्चों के. उनके लिए नहीं, उनको तो पता भी नहीं है कि इसका ऐसा इम्पैक्ट आता है. ओके. पंकज सिन्हा जी, कैन चाइना मेक युआन गोल्ड बैक एंड चेकमेट यूएस? वेल, युआन को कौन ट्रस्ट करेगा, और उसके गोल्ड के रिजर्व्स को भी कौन ट्रस्ट करेगा कि वो बोल रहे उतना है. चाइना का तो कोई ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं. Who will trust them? I don't think so. Let's see. Kumbh okay, but Prayag can't handle this crowds. Well, ये तो 12 साल में एक बार आया है, तो ऑब्वियस है कि भाई 50 आधा कंट्री वहां पहुंच जाएगा. आधा कंट्री कोई भी लोकेशन में पहुंच जाएगा तो गड़बड़ी होनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता. समझ रहे हो, कितना भी आप अरेंजमेंट कर लो, कुछ ना कुछ छोटा इंसिडेंट हो ही जाएगा किसी कॉर्नर में. आधा कंट्री पहुंच चुका है वहां पे, समझ रहे हो, 2 महीने के टाइम के अंदर. तो सबसे एडवांस्ड वर्ल्ड का सिटी होगा वो भी नहीं हैंडल कर पाएगा. तो जितना भी हैंडल हुआ है बहुत ही अच्छे से हुआ है. साहिल जी, how much do you expect American and Bharatiya stock market to fall at bottom of the crash? Anything between 15 to 35%. 15 to 35. Manthan ji, when will logistics sector pick up in stock market? स्टॉक मार्केट का पता नहीं है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस पिकअप करने वाला है वैल्यूएशन. साहिल शर्मा जी, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट प्राइस दैट गोल्ड रीचेस इन डॉलर टर्म्स इन द नेक्स्ट 2-3 years? डिपेंड करता है कि क्राइसिस के बाद गोल्ड का क्या रोल डिसाइड होता है करेंसी के इसमें. If America pursues a weak dollar and cutting local wages, land prices, then won't they face a severe economic depression? करना पड़ेगा ना इलाज. जब बॉडी बीमार हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, उसको लेटा दिया गया है, अब कीमोथेरेपी शुरू हो रही है, तो कुछ अच्छा तो थोड़ी ना निकलेगा उसमें से. कैंसर हो चुका है, कीमोथेरेपी चालू होने वाली है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पेन तो आएगा. जीडीपी रिडक्शन होना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे से तो जीडीपी उनका ऊपर रहता था ना, जब फॉर्मूला ही रॉन्ग है. तो ऑब्वियसली यूएस का जीडीपी अच्छा खासा कटे जाएगा. 2029 तक तो इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट मुझे 25% तो मिनिमम यूएस की जीडीपी में कट दिखाई देता है बाय 2029. मिनिमम 25%. नंबर्स ही सारे प्रिंट कर करके है ना, छाप छाप के करेंसी. हाउ विल वी डिफीट करप्शन एट बॉटम लेवल्स इन भारत? एनी प्रेडिक्ट? देखिए, करप्शन ह्यूमन बिहेवियर है. आज मैं ऑफिस में बैठा हूं, ऑफिस के फोन से पर्सनल यूज के लिए फोन कर रहा हूं, दैट इज करप्शन. उसमें कोई क्या करे, जब मैं नहीं सुधरा तो कोई क्या करे उसमें. ओके, मैंने ऑफिस का पेन और पेपर नोटपैड यूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, उसमें मोदी जी क्या करें? इट इज करप्शन.
कोई क्या करे उसमें। ये है कि भाई बड़ी बड़ी जगह पे आप स्ट्रक्चर्स डाल के भाई टेक्नोलॉजी यूज करके जितना जितना बड़े लीकेजेस कम कर सकते हो, बट छोटा वाला छोटे लेवल पे आप क्या कहाँ कहाँ चेक डालोगे। ऑफिस का फोन उठा के घर पे रिंग की, हाँ आज खाने में ये बनाना, तो उसको कैसे रोकोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमन बिहेवियर है। मुकुल शुक्ला जी, इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स इट्स G20 दैट्स डाइंग, डज दिस? नहीं, नॉट इवन G20। वो बोल रहे हैं कि बेसिकली यूएस ये बोल रहा है कि रशिया इंडिया चाइना जो मल्टीपोलैरिटी ब्रिक्स प्लस में डिसाइड करके आए हैं उसको प्लीज यूरोप फॉलो करो। दैट इज व्हाट यूएस इज सेइंग, समझ रहे हो? तो वो ब्रिक्स प्लस ज्वाइन नहीं करने वाला यूएस, वो बाहर से बोल रहा है अपने एलाइज को कि मैं तुम्हें डंप कर चुका हूं और मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। सो फेस इट। Does this mean threat of Trump on imposing 150%? नहीं, वो टैरिफ तो लगाने ही वाले हैं। आपको समझ नहीं आ रहा मुकुल जी? इनकम टैक्स काटने का मतलब ही होता है कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं, और बिना टैरिफ लगाए बिना डिसऑर्डर किए मल्टीपोलैरिटी में जाओगे कैसे? वो सेक्टर्स गिराने के हैं ना जो 50 साल एशिया में उन्होंने खड़े किए। वो सेक्टर्स गिरेंगे तो रियल वाले ऊपर आएंगे मल्टीपोलैरिटी में, तो गिराने के लिए तो टैरिफ लगाना पड़ेगा ना, समझे? तो जैसे रशिया के साथ ट्रेड वॉर हुआ वैसे इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड वॉर होगा और पीओजेके और ताइवान कंप्लीट होगा। उसके बाद सब कुछ अच्छा सेट होना वापस शुरू हो जाएगा मल्टीपोलैरिटी के हिसाब से, समझ रहे हो? श्रेय पटेल जी, व्हाइट मैन ट्राइंग टू रेशियली इंफीरियराइज इंडियन मैन। हाँ, वो बोल रहे हैं हमारी कंट्री है, ऐसा बोल रहे हो। राकेश जी, फर्स्ट डिप इन यूएस February और जस्ट बिफोर F5 एंड मार्च? नहीं, why do you want so precision? Let it come when President Trump takes actions. Okay. Sambuddha ji, pranam. There is no I like knowledge, no penance like truth, no sorrow like attachment, no joy like sacrifice. बहुत बहुत धन्यवाद। Agriculture industry have more chemical pesticides and fertilizer stock in shop. Will prices fall or rise in crisis? Agriculture का बढ़ेगा। Future risk and strategies for retailers with timelines. For what kind of retailer? खाली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रिस्क नहीं है, उनका स्कोप और बिजनेस बढ़ने वाला है। ऑर्गेनिक वाला भी ज्यादा बढ़ेगा और जो फर्टिलाइजर वाला चल रहा है उसमें भी बूम आएगा, बट मोस्टली अब फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग उस सब में अब इनोवेशन होगा जो अभी तक नहीं हुआ। ओके, एआई से लेके टेक का जो कभी कोई यूज नहीं किया गया वो सब अब आएगा, सॉइल हेल्थ जानने के लिए, क्या क्रॉप उगाना चाहिए वो जानने के लिए। ओके, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी अब आएगी फार्मिंग में। सक्सेना जी, नाइस इन्फो ऑन सोने की चिड़िया। माय क्वेश्चन इज व्हेन विल द यूसीसी इन उत्तराखंड स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स? द पलायन ऑफ मुस्लिम्स मस्ट बिगिन फॉर सेविंग कल्चर। देखिए, माय अंडरस्टैंडिंग इज के यूसीसी जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकने के लिए है मेजॉरिटी, क्योंकि पॉलीगैमी बंद होता है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑटोमेटिक नीचे जाता है। आई डोंट थिंक ये पलायन के लिए है। ओके, मिलेनियल जी, कैपिटल विल बी शिफ्टेड इन फ्यूचर। कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, अभी नहीं, रूपी एप्रिसिएट होना शुरू हुए उसके बाद। स्वर्णेंदु जी, विल एससीबी कोऑपरेटिव विद विकसित भारत? हाँ, उसके भी तो रिफॉर्म्स आएंगे। सक्सेना जी धन्यवाद। राहुल रेड्डी जी, how good is an MBA given the current global scenario if one would want to do it in premier institutes like ISB? उसके बाद क्या करने वाले हो उस पर मैटर करता है। जॉब चाहिए तो दैट विल बी लेसर,
पहले जितनी होती थी प्लेसमेंट उस लेवल की शायद ना हो। ओके, शुड आई अगर कुछ एंटरप्राइजिंग करना है तो उसके लिए तो फैंसी डिग्री होगा कोई काम ही नहीं है, सीधा कूद जाना है बिजनेस में। ओके, डिप डाइव करना है मार्केट में, छोटा बच्चा भी कर सकता है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, और 22 साल के भी कर सकते हैं और 25 साल के भी कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए तो कोई फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है ना। सुरेंद्र शेट्टी जी, selling Mumbai flat and worth investing in Dubai property. Dubai will boom for the next 7 years. True. Maximum 7. उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा. I want to study entrepreneurship. Is EDI is a good institution, but पढ़ाई कर लेने से बिजनेस आ जाएगा ऐसा नहीं होता है. It is a good institution, I can tell you that. रचना शाह जी, इज इट चीप टू बाय गोल्ड फ्रॉम भूटान? ये मैंने स्टडी नहीं किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. स्वर्णेंदु जी, इफ यूक्रेन वॉर इज डीएस प्लान देन व्हाई पुतिन अग्रीड टू सैक्रिफाइस सो मेनी रशियंस फॉर दिस? क्यों? उनका ड्रीम है ना भाई, वो अपने आप को, जो जैसे हम अखंड भारत बोलते हैं, वो अपने सोवियत यूनियन की टेरिटरी वो क्लेम करते हैं कि भाई मेरी है, विच इज ओके भाई, उसका उनका खुद का नेशनलिस्ट डिसीजन है. Is US stolen gold from Iraq kept in Fort Knox? तो सब चोरी हो गया हो. आर यूके यूएस डबल काउंटिंग गोल्ड? कोई भी कर सकता है डबल काउंटिंग, खाली यूके यूएस क्यों? आपको क्या लगता है चाइना सही काउंटिंग करता होगा? विल चागोस आइलैंड्स बी भारत? नो सिग्नल एज येट. होना चाहिए, यस, इवेंचुअली. प्रणव पटेल जी, गोल्ड रिवैल्यूएशन स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट ऑन यूएसडी? वो तो होगा जब तो ना, इसीलिए तो मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था क्वेश्चन मार्क, डॉलर गोल्ड रिवैल्यूएशन और डॉलर डीवैल्यूएशन. ओके, मुझे नहीं लगता फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है, वो अरेंज कर रहे हैं फोर्ट नॉक्स में गोल्ड दिखाने के लिए कि है. कितना है, वो जितना अरेंज किया होगा उतना दिखाएंगे कि है. पूरा अरेंज किया होगा तो पूरा दिखाएंगे. ओके, 8,000 टन बोला जाता था उससे पहले, फिर 5,000 कोई बोल रहा है, कोई 3,000 बोल रहा है. तो लास्ट 3-4 वीक में जितना अरेंज किया होगा उतना दिखाएंगे वो. ओके, अब उतने गोल्ड पे रिवैल्यूएशन करना भी है कि नहीं करना है, दैट इज समथिंग विच स्कॉट बेसेंट हैज टू डिसाइड. आई डाउट इट, क्योंकि मैंने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आप सपोज 8,000 का वैल्यू भी फिगर सच है, सपोज उसको आप 42 या जो भी 52 पर आउंस जो भी है, उसको 3,000 पर आउंस पे लेके भी आते हो तो कितना छूटेगा पैसा? डॉलर लगभग 700-800 बिलियन के आसपास छूटेगा. वो एक बार छूटेगा, चलो आपको 6 मंथ्स का रिलीफ मिल गया. फिर क्या करोगे? करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर लेके जाओगे? फिर चलो आप $3,000 से उसको $5,000 पे लेके गए. ऐसे ही करते रहोगे तो कितनी बार मोनेटाइज करोगे गोल्ड को? मतलब सुधरने का कोई प्लान नहीं है तुम्हारा, इकोनॉमी को सुधारने का? यही हरकतें करनी है आपने, अकाउंटिंग ही करना है, बुक एंट्रीज ही करनी है बस. सुधारो ना इकोनॉमी को, काम करना शुरू करो, पोल्यूट करना शुरू करो अपनी सिटीज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज बेचना शुरू करो बाकी के वर्ल्ड को. क्या कर रहे हो? अपने यूएस की बैलेंस शीट में से गोल्ड उठा के रीवैल्यू करके एक बार सॉल्यूशन किया, फिर उसको कितना बढ़ाते जाओगे मुझे ये बताओ? टेम्पररी ये सब गिमिक्स हैं. कोई सीरियस ऐसा इकोनॉमिस्ट कोई सीरियस होता है क्या कि बैलेंस शीट में से गोल्ड उठा के एक एंट्री करके उसको बढ़ा दिया, करंट वैल्यू पे लेके आए और खर्चा कर डाला? अभी बात चल रही है कि सबको डॉजी डिविडेंड देने वाले हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं उसको. इनका सुधरने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है मुझे. बस ऐसे ही पैसे बांटने, क्या है मतलब? उनको खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन वाली कोई चीज कर ही नहीं रही, ये अभी भी बदमाशी ही चल रही है. सुधरना नहीं है मैंने, बस
Vikram Nadgir ji, please recommend what type of tier 2 real estate will grow more. Well, anything other than Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad and Bangalore. ओके बाकी सारा मोस्टली टीयर 2 में ही आता है, 2 3 जो भी बोलो. ओके एनी स्पेसिफिक फीचर टू लुक फॉर? ज्यादा टूरिज्म हो या ज्यादा बिजनेसमैन का आना जाना हो, ऐसा एरिया. ओके कोशा नेचुरल्स जी, आई वांट टू नो XRP XLM प्राइस इन कमिंग. आई हैव नॉट स्टडीड दिस. इतना पता है कि टेम्पररी क्रिप्टोज ऊपर जाएंगे ये आबरा का डाबरा करने के लिए. व्हाट्स गोल्ड प्राइस गोइंग टू गो दिस ईयर? कुड बी 90 तो मैंने बोला ही है, 85 to 90 के बीच. बट देखना पड़ेगा कि क्या लास्ट क्वार्टर में क्या आता है, कुछ अनाउंस होता है गोल्ड का लिंकेज या नहीं होता है, या क्राइसिस के बाद कुछ नेगोशिएशन के लिए मीटिंग्स होती है क्या, नया ब्रेटन वुड्स या नया प्लाजा एकॉर्ड, ऐसा कुछ. लेट्स वेट. Sanatan Bharat, SGB maturity March 31 should be held or sell now? Depends. जैसे जैसे न्यूज समझ में आए वैसे. लॉन्ग टर्म तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं गोल्ड में. अंकुर देसाई जी, सो इट्स गुड टू स्टे इन टेक्सास एंड फ्लोरिडा एंड फार्मिंग देयर. इफ यू फील सेफ है तो फिर ठीक है. आई डाउट सेफ्टी का. शशांक जी, हाउ लॉन्ग विल स्टॉक मार्केट रिमेन बैरिश? पूरा साल गड़बड़ है. शशांक जी, the salaries in big tech in India are so bloated. Will this also be impacted or escape? This will be impacted. Siddharth ji, how long will India have demographic dividend? Next 20 years. अगर 10 साल में बर्थ रेट सही नहीं हुआ तो हमें भी प्रॉब्लम है 2050 के बाद. सिंगल चाइल्ड वाले तो मतलब उन पेरेंट्स को तो क्रिमिनल आप बोलो, क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़ के जाने वाले वो क्या सोच के भगवान जाने. आई डोंट नो. द ब्लैंक, आई एम करंटली इन BCA, व्हाट शुड आई डू? ओह दैट यू हैव टू डिसाइड. हाउ कैन आई टेल? तो आप डिसाइड करो, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कौन से डोमेन में करना है. सुस्मित अंतर जी, देयर वाज नो IL, कैन यू एक्सप्लेन? IL क्या? कैन यू एक्सप्लेन? IL विक्टिम ऑफ DS, समझ नहीं आया. इजराइल की बात कर रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो? कैन यू एक्सप्लेन? इजराइल तो इजराइल एज अ कंट्री कंटिन्यूअसली, जैसे हम हमारे जैसे पाकिस्तान को डॉलर्स और आर्म्स मिलते थे और हमें टेररिस्ट भेजे जाते थे और हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती थी. 1971 में तो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए बेड़ा भेज दिया गया. तो वहां इजराइल और पैलेस्टाइन का वही है. पैलेस्टाइन को एड दिया जाता है और आर्म्स इजराइल को दिया जाता है. ओके, दोनों के बीच क्लैश कराया जाता है. तो इजराइल भी उतना ही विक्टिम है जितने हम विक्टिम है DS के अभी तक. तो हॉलोकॉस्ट भी जब हुआ, सारी कंट्रीज में ज्यूस को मारा गया, तो वो तो नॉर्मल सिटीजन्स थे ना ज्यूस, उनकी क्या गलती थी? ये तो DS वाले जो ज्यूस जो कुछ कैथोलिक्स के साथ मिलके ये सारा हॉलोकॉस्ट, ये सारे वॉर्स करवाए, उसमें ज्यूस को मारा गया. उसमें ज्यूस, नॉर्मल ज्यूस सिटीजन्स की क्या गलती थी? वो तो विक्टिम ही थे. ओके, तो that is why Israel as a country is a victim. India as a country is a victim. Indian citizens, Hindus as victim, Jews as citizens, victims of DS. डिसीजन लेने में जो DS के ऊपर जो कोर ग्रुप उनका है, उसके अंदर ज्यूज, कैथोलिक्स, 2-3 और भी होंगे, प्रोटेस्टेंट्स भी होंगे. बट उसमें नॉर्मल ज्यूज की क्या गलती है? वो तो विक्टिम ही बने. अभी जैसे मुझे क्वेश्चन आया कि भाई रशिया के मारे गए ना रियल सोल्जर्स,
उनकी क्या गलती? यूक्रेन के भी नॉर्मल सिटीजन्स मारे गए, उनकी क्या गलती? दैट इज व्हाट नो कार्मिक, व्हाट डज ईयू चीफ विजिट नेक्स्ट वीक टू इंडिया? ईयू को डंप किया गया ना, यूएस ने डंप किया, तो जबरदस्ती यूएस बोल रहा है ना कि ब्रिक्स के साथ पार्टनरशिप करो, जबरदस्ती एलाइज को बोल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं वैसा करो तुम। उसको छोड़ दिया है ईयू को, तुमको जो जो ठीक लगे, मतलब हमसे कुछ मांगना मत। बेसिकली G20 में अमेरिका का एब्सेंस का मतलब यही होता है कि ब्रिक्स जो बोल रहा है वो चुपचाप करो, वो अपने एलाइज को बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, नॉक नाइट जी, विल रेसिज्म हैपन फॉर इंडियन क्रिश्चियंस इन वेस्ट? हाँ, इंडियन क्रिश्चियन क्या होता है? कॉन्वर्टेड हिंदू, तो उसका स्किन कलर हाइट सब दिखता है ना कि हिंदू है। ऊपर फ्रॉक लगा लेने से कोई क्रिश्चियन थोड़ी हो जाता है उनके साथ भी रेसिज्म होगा। हाँ, ऊपर फ्रॉक पहन लेने से क्रिश्चियन नहीं हो जाता कोई, शीशे में साफ दिखाई देता है कि ये हिंदू है। ओके, तो मकवाना का तुम मैकवान कर दो तो ऐसे नहीं हो जाता, वो दिखता है कि वो मकवाना है। ओके, क्लियर दिखता है, उसका हाइट, स्किन कलर, हाइट सब कुछ दिख रहा है ना, आंख नाक कि ये हिंदू है। ओके, नाम बदल देने से, फैंसी ड्रेस पहन लेने से कोई चेंज नहीं हो जाता। आपको सब कुछ प्रभु श्री राम का ही मिला है, नाक नक्शा सब कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, रुचित जी, आउट ऑफ 2 बिग डिप्स इन विच, दिखेगा ना जो मैंने 15 to 35% बोला है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसमें आप कर लोगे। इफ जीडीपी इज रॉन्ग फॉर्मूला देन व्हाट्स मोर एक्यूरेट? आएगा मेरी बुक में, कुछ बना रहा हूं मैं इंडेक्सेस। किंग ऑफ लोटस, डू यू थिंक गोल्ड क्रैश ऑन क्राइसिस स्टार्ट आर नाउ? गोल्ड क्रैश, क्रैश बोलने जितना डिप गोल्ड के अंदर तो नहीं दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कंप्यूटर हार्डवेयर प्राइसेस विल राइज और फॉल इन अप्रैल मंथ। इतना स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है अप्रैल का। कंपैरेटिव टू करंट प्राइसेस, हाउ क्राइसिस विल अफेक्ट इट? डिपेंड्स, अगर अप्रैल से पहले ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है तो हो सकता है प्राइसेस में चेंजेस आए। ओके, बट कांट से एग्जैक्ट अप्रैल। कंप्यूटर साइंस जॉब बी कंप्लीटली गॉन इन यूएस? जॉब नंबर्स कम हो जाएंगे, पेमेंट्स बहुत ही कम हो जाएगी आईटी और टेक सेक्टर में। और यूएस में तो रेसिज्म होके ले ऑफ होने वाला है। ओके, सो एक्सपेक्ट दैट। निखिल वोरा जी, विल डीएस एवर कम आउट ऑफ अब्राहमिक इकोनॉमिक्स आफ्टर रीसेट? नो, क्योंकि चर्च एक भाग है, पर क्या वो क्रिश्चियनिटी फैलाने में मानते हैं? नहीं, चर्च एक बड़ा भाग है डीप स्टेट का, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी फैलाने में नहीं मानते। लेकिन अभी मल्टीपोलैरिटी के अंदर एटलीस्ट यूएस में आपको व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म, रेसिज्म दिखेगा। ओके, पर उनको डीप स्टेट को कोई कनेक्शन नहीं, उसको प्रॉफिट के अलावा किसी भी चीज से कनेक्शन नहीं, खाली कैश फ्लो। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई जीव भी मर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, डीप स्टेट विल डू इट। अगर कोई हिंदू मर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, डीप स्टेट विल डू इट। इफ मुस्लिम मर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, डीप स्टेट विल डू इट। क्रिश्चियन मर रहा है, दे विल डू इट। तो कैश फ्लो को कोई कनेक्शन ही नहीं है इन सब चीजों से। ना उनको कोई सिटी से मतलब है, कोई रीजन से मतलब है, कोई कंट्री से मतलब है, कोई मतलब नहीं, उनको खाली प्रॉफिट से मतलब है। ओके, सुमित पाटिल जी, व्हाट विल बिकम ऑफ फेक न्यूज व्हेन फंडिंग स्टॉप्स? देखिए, माइंडसेट हो चुका है ना, जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं या मीडिया, लीगेसी मीडिया वाले हैं, उनका माइंडसेट हो चुका है कि वेस्ट में जो भी छपा उसको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। ओके, तो खाली आप गूगल में डाल के देखो। अभी मैं लेटेस्ट देखा क्या कॉपी पेस्ट किया इन्होंने। इंडिया, एक मिनट, लेट मी चेक।
इंडिया हैज अराइव्ड, गूगल में टाइप करके देखो इंडिया हैज अराइव्ड, ठीक है। अभी लास्ट 1 साल में जिन्होंने भी हेडलाइन में ये कॉपी किया है, इंडिया हैज अराइव्ड, ओके, ये डीएस का टूल किट है जो लिखवा रहा है कि इंडिया हैज अराइव्ड ऑन ग्लोबल स्टेज। पॉजिटिव है, बात भी सच है, लेकिन फैला वो रहे है ना, दैट इज द पॉइंट, ओके। ये हमारा मीडिया नहीं फैला रहा है, डीएस का टूल किट को बोला जा रहा है लिखो इंडिया हैज अराइव्ड। बात सच है, इट्स नॉट फेक न्यूज, बट फैला वो रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, कि फैलाने की कैपेसिटी उनकी है, ओके। Dhiraj Shetty ji, SEBI chief earlier, when there was froth in market, regulator highlighted it. Currently, no froth, no need to highlight. Well, I can't comment on what she needs to comment. फ्रॉथ वो सबको मैटर ही नहीं है, मैटर वो है कि वो लोग विड्रॉ करेंगे ना, उनके वहां क्राइसिस होने वाला है। निशांत साहा जी, हाउ विल डीप स्टेट अर्न प्रॉफिट आफ्टर डीडॉलराइजेशन? क्यों? ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे वो हर जगह। टेस्ला आ नहीं गया इधर, टूल किट का एक कंपनी तो आ गया ना, स्टार्ट कर रहा है टेस्ला वाला, स्टारलिंक भूटान में आ गया है, ओके, साफ है। अभी रशिया में सारी कंपनीज वापस खुल जाएंगी, पूरा स्क्रिप्टेड था, निकलना भी स्क्रिप्टेड था, आना भी स्क्रिप्टेड है ना, उनको प्रॉफिट से मतलब। कुंदन पाटिल जी, गोल्ड सिल्वर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है फिलहाल? हाँ, एट दिस प्राइस ऊपर ही जाएगा। सूज जी, मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और लाइक बटन प्रेस करना, और अपने मेंबर्स, सोसाइटी के ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, हर जगह मैसेज फैलाएं। फेक न्यूज का आप विक्टिम ना बने। जो एक्सपर्ट्स को नहीं समझ में आता उन्हें भी भेजें ये क्लिप्स कि कुछ कैश फ्लो रीड करो, रॉन्ग एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में, दिखेगा, पकड़े जाओगे कि रॉन्ग एनालिसिस चला रहे थे, ओके। जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है इधर कर सकते हो क्यूआर कोड में, जरूरी नहीं है कंट्रीब्यूट करना। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय जिनेंद्र।